साथ पढ़ाई अपनी स्टार्ट करेंगे। जेमिनी CLI क्यों? क्योंकि वो फ्री है। तो जाहिर सी बात है ये बिजनेस और स्टूडेंट दोनों के लिए ज्यादा फायदेमंद है कि जब आप किसी प्रोटोटाइप को बिल्ड कर रहे हो या कभी MVP बना रहे हो या अपने लर्निंग पर्पस सीखने के लिए जब भी आप काम शुरू करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसी टेक स्टैक को चूज करते हैं जिसमें जो है वो आपके पैसे मोस्ट प्रोबेबली खर्च ना ही हो। तो आज से हम जेमिनी CLI को चूज करते हैं, वो पढ़ेंगे। अच्छा, आप में से अगर कोई कॉइन को यूज करना चाहे बिल्कुल कर सकता है। आप में से कोई $20 मंथली खर्च करके क्लाउड कोड खरीदना चाहे वो उसको भी कर सकता है। एक बात आगे जाने से पहले हम जेमिनी CLI पे ही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि क्लास लेवल पे ऑफ कोर्स हम लर्निंग कर रहे हैं, वो फ्री है। एक दिन की वो 1000 रिक्वेस्ट देता है जो कि बहुत ज्यादा है और जो है वो हमारे लिए बिल्कुल सही चॉइस है। एक चीज कि क्लाउड कोड मैं आपको ये अर्ज करूंगा, आई वुड अर्ज कि अगर आप $20 खर्च कर सकते हैं हर महीने तो आप जो है वो क्लाउड कोड का सब्सक्रिप्शन बाय करें। क्लाउड का $17 या महीने का $20 का है, क्योंकि क्लाउड कोड जेमिनी CLI से और कॉइन से बहुत ज्यादा बेहतर है। अगर आप AI टूल्स की बात करें ना, कोडिंग एजेंट्स की जो आपके टर्मिनल में इंटीग्रेट होते हैं, तो क्लाउड कोड सबसे बेहतर है और नंबर 1 पर है। फिर उसके बाद सारे आते हैं, जेमिनी CLI, कॉइन, कोडेक्स वगैरह सब बाद में आते हैं। गिटहब कोपायलट भी है जिसमें, ठीक है। तो एक ही बात आपसे कहनी थी कि आज से जो हमारे सेशंस होंगे वो जेमिनी CLI को यूज कर करके हम अपनी पढ़ाई करें, नंबर 1। नंबर 2, इन सारी चीजों को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स, कुछ वोकैबुलरीज समझनी होंगी, जैसे AI नेटिव एप्लीकेशंस, AI ड्रिवन डेवलपमेंट या फिर स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट। और अभी जितनी भी हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ी, आप लोगों का बहुत से सवाल था कि भाई हम पढ़ रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से शुरू करें। तो अब आपको वो प्लेटफॉर्म भी मिल गया है कि भाई जहाँ से आपको इम्प्लीमेंटेशन शुरू करनी है, प्रैक्टिस करनी है, जहाँ से आपको और कॉन्क्रीट करना है अपने कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो ये कुछ बात आपसे कहनी थी। दूसरी बात, ऑफ कोर्स अब आप काफी सीनियर हो गए और मैट्रिक लेवल की इंग्लिश भी आपको आती है, और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अब आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, ये सवाल होना चाहिए क्यों पढ़ना है। अब क्यों पढ़ रहे हैं? जितनी भी आपने थ्योरी पढ़ी या जितनी भी अभी आप जो है वो मजीद चीजों को इन डेप्थ पढ़ेंगे, क्यों पढ़ रहे हैं? 2 रीजन। ऑफ कोर्स एक तो भाई पैसे कमाने, लेटेस्ट चीज पढ़नी है। दूसरी चीज, आपको आपके डेली लाइफ में भी इसको यूज करना शुरू करना चाहिए। आई होप आप में से काफी लोगों ने इसको यूज करना शुरू कर दिया, वो रिजल्ट्स जो है वो आपने देखे होंगे। तीसरी चीज जो काफी आपके काम आएगी वो ये है भैया कि जब आप इन तरह की चीजों को पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स ड्राई कंटेंट है, थ्योरी है, एक मोमेंट पे आके, मौके पे आके थ्योरी पढ़ के बंदा बोर हो जाता है। आई कंप्लीटली एग्री, जाहिर सी बात है मैं भी बोर हो जाता हूँ। लेकिन जब आप कभी किसी इंटरव्यू में बैठे होंगे, ऑफ कोर्स आप एग्जाम भी देते हैं, बट अब हम एक स्टेप आगे की बात करते हैं। जब आप किसी इंटरव्यू में बैठे होंगे, जब आप किसी क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन कर रहे होंगे, आपको आपके ये स्किल्स जो आपके जहनों में वोकैबुलरी होगी ना, ये जो आपने जितने भी अभी फैंसी वर्ड्स पढ़े, टेम्परेचर से लेके टॉप के, टॉप पी, टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट, 0 शॉट, 1 शॉट, रोल प्रॉम्प्ट, कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, जो भी आपने पढ़ा, ये जब आप किसी क्लाइंट के साथ बैठते हैं, जब आपकी फर्स्ट मीटिंग होती है, जब आपको क्लाइंट को लॉक करना होता है, तब आपका जो इंप्रेशन जाता है, और भाई सारे पैसे इंप्रेशन के। स्किल तो आप देखें, AI इतना एडवांस हो गया ना, स्किल तो अब सबके पास, खैर कोडिंग तो सब कर लेते हैं, वो अलग बात है किस टाइप की करेंगे, लेकिन वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये इसलिए जरूरी है, ये आपको इसलिए इतना कंटेंट, इतनी थ्योरी आपकी तरफ फेंकी गई कि जब आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो या किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए बैठे हो, उसको लॉक करने के लिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन।
अगर आपके काम से, आपकी वोकैबुलरी से, सिर्फ आपके बात करने के तरीके से, सारे पैसे आपके बात करने के तरीके और आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर। आप लोग, बहुत से लोग स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई हम इंटरव्यू में तो चले जाते हैं, एक तो इंटरव्यू की कॉल आना भी एक सबसे बड़ी मुश्किल चीज है। इंटरव्यू की कॉल आ गई, इंटरव्यू देने भी चले गए, एक नहीं, 5 नहीं, 10 दे दिए, बट उसके बाद क्या? उसके बाद हमें क्यों दोबारा रीच आउट नहीं किया जा रहा? या क्लाइंट से मीटिंग तो हो रही है लेकिन क्लाइंट लॉक ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सारे पैसे आपके कॉन्फिडेंस के हैं और आपकी वोकैबुलरीज के हैं। जब आप किसी इंटरव्यू में बैठोगे तब आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। जब वो आपसे पूछेगा ना कि यार मैंने एआई से ऐसे ऐसे बात कर रहा हूं लेकिन वो सही से काम नहीं कर रहा, अब वो एक नॉर्मल यूजर है लेकिन आप यहाँ सारे टेक्निकल लोग हैं। अब आपको पता है एआई क्यों सही काम नहीं कर रहा, या तो आपके बात करने का तरीका एआई से गलत है, या अगर बात करने का तरीका सही है तो आप कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रहे। तो आप जब उसको ये बताओगे ना कि यार क्या तुम एआई से सही बात कर रहे हो, प्रॉम्प्ट सही दे रहे हो, या उसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हो, या उसको बड़े से बड़े बड़े से बड़े रिक्वायरमेंट को छोटे से चंक में तोड़ तोड़ के दे रहे हो, तो ये आपको पता है। और जब आपके सजेशन के बाद जो जिस चीज पे वो अटका हुआ था वहां से जब उसकी प्रोग्रेस होगी ना, ऑटोमेटिकली आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा। फिर बहुत से क्लाइंट जब आपके पास आएंगे, तो जरूरी नहीं है हर क्लाइंट ऐसा हो जिसको टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं हो। काफी क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई जो करना है करो, बस हमें हमारी वेबसाइट बना के, हमारी एप्लीकेशन बना के, हमारा एजेंट बना के दे दो। लेकिन भाई काफी क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नॉलेज बैकग्राउंड होता है। हो सकता है किसी आईटी कंपनी का सीईओ आपसे बात कर रहा हो, आईटी डिपार्टमेंट का लीड, कोई टेक लीड आपसे बात कर रहा हो। इंटरव्यू में तो वही होगा ना, कोई किसी कंपनी का टेक लीड होगा, वहां तो कोई नॉन टेक्निकल बंदा एचआर टाइप्स, ऑपरेशन टाइप्स तो नहीं होगा। तो वहां पे आपको अपने वोकैबुलरी कॉन्फिडेंस के साथ ही सामने वाले को इंप्रेस करना है, सामने वाले को अपनी वोकैबुलरी और कॉन्फिडेंस से ही बोतल में उतारना है। तो ये सारी की सारी नॉलेज जो पहली क्लास से लेके आपको आखिरी क्लास तक थ्योरी की शेप में दी गई, वो इसी पर्पस के लिए दी गई। अब आपसे कोई भी बात करेगा ना, एटलीस्ट आप इतने केपेबल हो कि आप उसके साथ टेक्निकल लैंग्वेज में बात करो। सही है? अगर आपको कोई कहता है कि भाई मुझे, अगर मैं मेडिकल में हूं, मैं अगर लॉ में हूं, कानून में, रूल्स एंड रेगुलेशंस में, लीगल अथॉरिटीज में, मैं अगर एआई से बात करना चाहूं तो क्यों, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि भाई मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, सही है, मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया लेकिन एआई मुझे जवाब अलग अलग तरीके से दे रहा है। अब मैं एक लीगल फॉर्म में, एक कानून के इदारे में बैठा हूं, मुझे चाहिए मेरा एआई मुझे सही से जवाब दे, लेकिन मैं जब भी उसको सेम प्रॉम्प्ट दूं अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के आंसर लाए। तो फिर आपके बैकग्राउंड में ये नॉलेज होनी चाहिए, आपके माइंड में नॉलेज होनी चाहिए कि भाई एआई को या अपने एआई मॉडल को कंजर्वेटिव करना पड़ेगा। कंजर्वेटिव मतलब टेम्परेचर्स को हल्का करना पड़ेगा। तो यही नॉलेज आपके जब इंटरव्यूज में या जब आप किसी मीटिंग्स में बैठोगे तब बहुत काम आएगी। और ये जो अभी मैंने बात कही कि कोई कॉन्फिडेंस के सारे पैसे हैं और टेक्निकल नॉलेज के सारे पैसे हैं, तो एक चीज अच्छी है कि यहाँ इस क्लास में काफी लोग ऐसे हैं, लड़के लड़कियां दोनों, जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो उन्हें ये बात पता होगी। हालांकि उस वक्त आप बात कर रहे हो लेकिन आपको आगे का नहीं पता हो ये चीज कैसे होगी, लेकिन भाई फॉर द टाइम बीइंग अपना इंप्रेशन तो जमाना है ना। आपने देखा होगा काफी लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता लेकिन वो इतनी कॉन्फिडेंस से बात कर रहे होते हैं कि भाई आप बोलते हो यार नहीं क्या बात है, क्या बंदा है। तो भाई सारे पैसे कॉन्फिडेंस के ही हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो भी आपको थ्योरी दी गई, इतनी सारी बातें की गई, ये आपके लिए इसलिए जरूरी है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। जाहिर सी बात है स्टूडेंट के लिहाज से तो आप पढ़ ही रहे, और जब आप मीटिंग्स में, इंटरव्यूज में क्लाइंट लॉक करने के लिए बैठेंगे तो यही चीज़ है आपके बड़ी से बड़ी काम है। दूसरी बात, आप लोग, फिर मैं कह रहा हूँ, आप लोग लिंक्डइन पे इतने जो है वो एक्टिव नहीं है जितना आपको होना चाहिए। सही है? अब आप लोग कहते हैं कि क्लाइंट कैसे आएगा। क्लाइंट देखिए, जब से कोविड आया था ना, हर दूसरा बंदा जो है वो अपवर्क और फाइवर पे पहुंची है। मतलब जिसको HTML CSS भी आती है ना, वो कहता है मैं नेक्स्ट.js का और वेब डेवलपमेंट का एक्सपर्ट हूँ।
तो अब जो हायर करता है ना उसके लिए एक बड़ा मसला बन गया है। और जो लोग हायरिंग करते हैं अपनी कंपनी में सीनियर पोजीशन पर, उनको पता होगा कि हायरिंग एक कितना मुश्किल प्रोसेस है। पहले कैंडिडेट ढूंढो, फिर ढूंढो तो उसको हायर करो, फिर 3 महीना प्रोबेशन पे उसको इंटर्नशिप दो या प्रोबेशन दो, सही है, और फिर जाके वो परमानेंट हो। यानी एक सॉलिड कैंडिडेट की हायरिंग में एटलीस्ट 3 से 4 महीने लगते हैं। और ये जाहिर सी बात है, वो 3 महीने काम करेगा तो उसकी सैलरी भी लेगा। तो भाई किसी को भी हायर करने की ये कॉस्ट होती है, फ्री में तो वो आएगा नहीं, सही है। तो ये सारी चीजें एटलीस्ट आपको उन सब चीजों से निकाल देंगी। तो इसीलिए अब मैं फिर कह रहा हूं, स्टूडेंट माइंडसेट से तो भाई सिंपल इंग्लिश यहाँ लिखी हुई है, आपको आती है, मैट्रिक पास तो एटलीस्ट यहाँ सब बैठेंगे, सही है। अब ये जो है, अगर हमें आपको यही पढ़ाना है तो मैं आपको घर पे पढ़ा देता हूँ, सही है, हम ऑनलाइन क्लास कर लेंगे, क्यों इतनी दूर दूर से आना है। लेकिन अब अपने पढ़ाई के माइंडसेट को आप लोग चेंज करें। आप लोग ये माइंडसेट नहीं रखें कि भाई ये मुझे जो है वो किस तरह मैं इंप्लीमेंट करूं। हाँ ऑफ कोर्स वो तो रखना है, इसके साथ साथ एक एड ऑन भी रखें कि भाई ये मुझे मेरे बिजनेस में या एज अ क्लाइंट रिक्वायर करने में मुझे किस तरह हेल्प करेगा, सही है। अब ये थ्योरी इंग्लिश की थी जो भी हमने 3-4 क्लासेस में पढ़ी, आसान सी प्लेन सी इंग्लिश लिखी थी। इसके लिए इतनी दूर से आप लोग आए, सीधा सीधा घर पे बैठे जीपीटी को देते, कहते भाई उर्दू में ट्रांसलेट करके दे दे। आप भी खुश, जीपीटी भी खुश, मैं भी खुश, सबको समझ आ जाता। लेकिन इतनी दूर से आप लोग आने का मकसद यही है कि ऑफ कोर्स एक तो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं तो सीखना तो है, दूसरा अपने पढ़ने का तरीका चेंज करें, अपने माइंडसेट जो आपका है ना कि भाई एक तो स्टूडेंट के लिहाज से पढ़ना है, अब एक और एडिशन लाना पड़ेगा कि स्टूडेंट के साथ साथ अगर मुझे मेरा बिजनेस, मुझे मेरा क्लाइंट एक्विजिशन बढ़ाना है तो वो मैं इस नॉलेज से किस तरह बढ़ाऊं, सही है। अगर आपको पता है एआई नेटिव क्या होता है, अगर आपको पता है एआई ड्रिवन क्या होता है, स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको लॉन्गर टर्म्स में आपका इंप्रेशन जमाने में, आपको क्लाइंट लॉक करने में बहुत हेल्प करेगी, सही है। तो ये कुछ बातें आपसे कहनी है। तो अब अपने समरी यह है इतनी सारी बातों की कि भाई अब अपने पढ़ाई के तरीके में जो आप कहते हैं ना कहां से इंप्लीमेंट करूं, स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, सब स्टूडेंट पर्सपेक्टिव के साथ साथ एक बिजनेस का माइंडसेट भी आपको अपने जहन में लाना पड़ेगा, सही है। और दुनिया भी इसी तरफ जा रही है तो जाहिर सी बात है हमने पढ़ना तो यही है। आज से हम ऑफ कोर्स जो हमारा फोकस है वो वही रेपोजिटरी रहेगी जिससे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और सारी चीजें पढ़ेंगे। बस अब डिफरेंस ये है कि अब सिर्फ थ्योरी नहीं होगी, अब जो है वो साथ में हम इंटरएक्शन भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जेमिनी सीएलआई के साथ। जेमिनी सीएलआई काफी बेहतर है, फ्री में आपको चीजें दे रहा है, लेकिन उससे भी जो बेहतर है वो क्या है, क्लाउड कोड। क्या बेहतर है, क्लाउड कोड। अगर आप में से कोई जो है वो $17 या $20 हर महीने क्लाउड कोड को दे सकता है तो मैं कहूंगा कि अभी अभी घर जाके वो बाय कर ले, वो जेमिनी सीएलआई से और बाकी सबसे बहुत बेहतर है। इसकी एक एग्जांपल ये है कि आपको मैंने कहा सेव किया था, मैं भी बताता हूँ, चलिए वो थोड़ी देर में मैं बताऊंगा आपको। मैंने एक कर्सर क्या, जी बिल्कुल कर सकते। देखिए कर्सर प्रो एक आईडीई है, जैसे वीएस कोड है ना वैसे कर्सर प्रो है, वैसे विंडसर्फ भी है। वो क्या करते हैं, उनका जो एक्सेस होता है ना सिर्फ आपके कोड बेस की हद तक होता है। जो आप कोड चला रहे हैं, आपके अगर 4 प्रोजेक्ट्स पड़े हुए जिसमें भी आपने कर्सर की कमांड चलाई उसमें वो होगा। बट ये जो सीएलआई है ना, एआई एजेंट, एआई सीएलआई, ये कोडिंग एजेंट्स हैं, इसको हम कहेंगे कोडिंग एजेंट्स। ये जो कोडिंग एजेंट्स है सीधा सीधा आपके टर्मिनल में आ जाते हैं। इनके पास पूरी की पूरी एक्सेस, पूरा का पूरा एक्सेस होता है आपकी मशीन का, आपके ब्राउजर ओपन करने का, आपके वेरिएबल्स, सिस्टम वेरिएबल सेट करने का, ईच एंड एवरीथिंग करने का, और ऑफ कोर्स आपके प्रोजेक्ट्स का भी रहेगा। कर्सर प्रो, विंडसर्फ, वीएस कोड में जो आप लोग गिटहब कोपायलट या एजेंट्स यूज करते हैं वो आपके वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपसे कहनी थी, ठीक है। आज से हम पढ़ेंगे क्या, कोडिंग एजेंट्स।
और जिसमें सबसे प्रीमियम जो कोडिंग एजेंट है, जिसमें ऑफ कोर्स कॉस्ट भी है, जो कि हर मंथ की 17 या 20 डॉलर है। ठीक है, कोडिंग एजेंट्स जिसमें बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 टॉप पर जो है वो है क्लॉड कोड। महीने का 17 या 20 डॉलर आपको जो है वो इसको पे करना। दूसरे नंबर पे जो आएगा, जो हम भी यूज करेंगे, वो है जेमिनी CLI, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इन सब चीजों को स्टार्ट करने से पहले आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। कितनी चीजें? 3। और वो 3 चीजें क्या है भाई? सबसे पहले एक चीज होती है AI ड्रिवन डेवलपमेंट। सबसे पहली चीज क्या होती है? AI ड्रिवन डेवलपमेंट। किसी को पता है AI ड्रिवन डेवलपमेंट इसका क्या मतलब हो सकता है? तुक्का लगाए, मैं थोड़ी कह रहा हूं आप बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दें, टूटा फूटा जवाब दें। ठीक है, नाइस, काफी कॉन्फिडेंस से आप लोग बोल रहे हैं। एक और चीज करें कि हैंड रेस करके बोले। जी सर, AI के थ्रू हो, सही है। और कोई हैंड रेस करेगा, बताएगा AI ड्रिवन डेवलपमेंट। एक्यूरेट बोले, टूटा फूटा बोले, बिल्कुल गलत बोले, एटलीस्ट कुछ दिमाग में हैव योरसेल्फ। जी सर, सही है जी। आपने किस हैंड रेस किया था? जी सही है। यहां से कोई हैंड रेस करके बताएगा AI ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होता है? जबरदस्त। और कोई? सही है, ये आपने काफी एडवांस बता दिया। और कोई बताएगा हैंड रेस करके AI ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होता है? बताएं बताएं, आप में से कोई बताए जी। सही है, आप बताएं सर, आपने हैंड रेस किया था। सही है, AI के थ्रू डेवलपमेंट। ठीक है, जितने भी मुझे इनपुट्स मिले 6, 7, 8 एक्यूरेट बिल्कुल सही मिले। क्या बात है कि AI ड्रिवन डेवलपमेंट। AI ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि वो डेवलपमेंट या वो कोडिंग का प्रोसेस जिसमें आप AI की मदद लें या AI की हेल्प लें, वो क्या कहलाएगा? आपका AI ड्रिवन डेवलपमेंट। AI ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब, अच्छा एक और चीज कि हम जैसे जैसे पढ़ाई करेंगे ना, इन स्लाइड्स को फॉलो करेंगे। सर जैने बनाइए, सबका लिंक मैं आपके साथ रेपोजिटरी में शेयर कर दूंगा। तो ये सर जैने शुरू से लेके सब बताए, और जिसमें ये भी बताया कि स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट, AI ड्रिवन डेवलपमेंट जो है वो वगैरह वगैरह क्या होता है। तो यह सबसे पहला जो लाइन लिखी हुई है कि AI ड्रिवन डेवलपमेंट यूजिंग AI टू सुपरचार्ज कोडिंग। व्हाट इज इट? कि भाई AI कोडिंग एजेंट्स एज असिस्टेंट टू राइट, डीबग एंड रिफैक्टर कोड फास्टर। की टूल जेमिनी CLI, क्लाउड कोड Z। तो यहां वही बात लिखी हुई है स्लाइड में जो अभी अभी हमने डिस्कस की। AI ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि भाई वो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? जो आप कोडिंग करते हैं उस प्रोसेस को डेवलपमेंट कहते हैं। वो डेवलपमेंट जिसमें आप AI की हेल्प लें, वो क्या कहलाएगा? AI ड्रिवन डेवलपमेंट। इसकी प्राइम एग्जांपल ये है कि जब से चैट GPT आया है, हम कोडिंग के टाइम पे, कोडिंग जब भी करते हैं AI को यूज करते हैं। हमें कोई नया फीचर इंप्लीमेंट करवाना, पहले हम क्या करते थे? चैट GPT पे जाते थे। आज से अगर हम 1 साल पहले की बात करें, हम क्या करते थे? चैट GPT पे जाते थे या क्लॉड पे, जेमिनी पे जाते थे, उसको कहते थे भाई मुझे ये फीचर बना के दो, या मेरे पास ये सिंटैक्स एरर आ रहा है। हम क्या करते थे? पूरा का पूरी अपनी फाइल कॉपी करते थे, उसको पेस्ट करके दे देते, वो सिंटैक्स एरर सही करके दे देता था। या हमारे कोड में अगर कोई एरर आ रहा है, ये तो सिंटैक्स एरर की बात है, अगर कोई लॉजिकल एरर आ रहा है, कोई फंक्शनैलिटी नहीं चल रही,
कोई कंपाइलर एरर आ रहा है तो हम क्या करते थे, अपनी फाइल्स को कॉपी करते थे, चैट जीपीटी पे ले जाते थे, वहां पे पेस्ट करते थे, वो जो सोल्यूशन देता था उसको हम अपनी कोड में आके इंप्लीमेंट कर देते थे। तो ये एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, एआई के थ्रू जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो तो बहुत पहले से कर रहे हैं, तो इसमें हमारे लिए कुछ भी न्यू नहीं है। हाँ, अब न्यू क्या है हमारे लिए कि एआई ड्रिवन डेवलपमेंट तो हम कर रहे हैं, लेकिन एआई ड्रिवन डेवलपमेंट करने का जो तरीका है वो टाइम बाय टाइम चेंज हो रहा है। पहले हम चैट जीपीटी पे जाते थे, वहां उसको कोड देते थे या उससे कोड लेते थे और अपने पास अपनी फाइल में पेस्ट कर देते थे। ये थी एआई ड्रिवन डेवलपमेंट का सबसे पहला तरीका। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरा, वीएस कोड के अंदर हमने गिटहब कोपायलट को इंटीग्रेट किया या कोड विस्परर को इंटीग्रेट किया। तो ये एआई ड्रिवन डेवलपमेंट का दूसरा फेज था कि जब हम अब चैट जीपीटी के पास नहीं जा रहे, चैट जीपीटी या उससे मिलती जुलती चीजें गिटहब कोपायलट टाइप्स खुद हमारे कोड बेस में उठ के आ गए। सही है, तो ये था एआई ड्रिवन डेवलपमेंट का दूसरा तरीका। जब भी हमें कोई काम करवाना होता था हम वीएस कोड में ये देखो, अब आप कोपायलट कह लें, ये सबसे ऊपर देखिए जहां पे मेरा कर्सर है क्लास 5 के बराबर में जहां टॉगल चैट लिखा आ रहा है, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये एक साइड बार खुल गया। अब यहाँ पे गिटहब कोपायलट आ गया। इससे पहले क्या होता था, हम ऊपर कमेंट लिखते थे कि राइट अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट या राइट अ फंक्शन इन पाइथन, और वो हमें फंक्शन लिख के दे देता था। तो ये क्या था, एआई ड्रिवन डेवलपमेंट का एक और एडवांस तरीका था। फिर तीसरी चीज क्या हुई कि हमारे पास सारे के सारे जो एजेंट्स थे, सारे के सारे जो एलएलएम्स थे, वो एजेंट्स की सूरत में हमारे पास हमारे वीएस कोड में आ गए। जैसे ही मैंने ऊपर क्लिक किया तो नीचे देखिए आप बॉटम पे आपको एजेंट लिखा नजर आ रहा होगा। ज्यादा मैं जूम करूंगा तो फिर वो चला जाएगा। ये देखिए, थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा गौर करके देखिए, ऐड टू कॉन्टेक्स्ट के नीचे यहाँ छोटा सा एजेंट लिखा हुआ है, उसके बराबर में लिखा है क्लॉड सोनेट 4.5। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमारी एआई ड्रिवन डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। एआई ड्रिवन डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, वो डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट का इटसेल्फ क्या मतलब होता है, हमारा कोडिंग करने का प्रोसेस, कोडिंग करने का तरीका। जब हम एआई ड्रिवन डेवलपमेंट करते हैं तो एआई ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब यह है कि भाई वो डेवलपमेंट जो हम एआई की हेल्प लेकर करें, जिसमें हमने किस तरह देखा कि पहले हम चैट जीपीटी पे जाते थे, उसको चीजें प्रोवाइड करते थे, वहां से आंसर लाते थे। फिर जैसे जैसे टाइम आगे गया हमारे पास गिटहब कोपायलट आया, और आज हम जब गिटहब कोपायलट या कोई भी एजेंट्स को की अगर सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो हमारे पास अनलिमिटेड जो है वो सारे के सारे एजेंट्स का जो तरीका है, वो हमारे जो रीच आउट करने का तरीका है वो हमारे वीएस कोड के अंदर ही आ गया। फिर आप लोगों ने कर्सर का नाम सुना है, आप लोगों ने विंडसर्फ का नाम सुना है, ये सारी की सारी आईडीई पहले से वीएस कोड था। फिर आईडीई का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी जहां आप कोडिंग करते हैं वो वाला सॉफ्टवेयर, जैसे वीएस कोड हो गया, पहले नोटपैड प्लस प्लस भी होता था। सही है, ये सारी चीजें जो है वो आपकी एआई ड्रिवन डेवलपमेंट है, यानी वो डेवलपमेंट जिसमें एआई की हेल्प, एआई की मदद मौजूद हो और उससे आप जो है वो कोडिंग करें। इसके फायदे ये हैं कि जब आपका एआई, आपके एलएलएम्स जब आपके वीएस कोड में होते हैं ना, उनके पास आपके सारे के सारे कोड बेस का एंड टू एंड जो है वो एक्सेस होता है। सही है, अगर मैं अभी जैसे मैंने यहाँ पे ये एजेंट मेरे पास इंटीग्रेट है ना,
इस एजेंट के पास अगर मैं लिखूंगा वर्क स्पेस, ठीक है, अगर मैंने लिखा ना यहाँ पे वर्क स्पेस, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरे के पूरे मेरे कोड बेस में जितने भी 100, 200, 500 फाइल्स होंगी, उन सब का एक्सेस इसके पास होगा। अब सपोज करें कि भाई एक डेवलपर है, वो अपना प्रोजेक्ट वो एक कंपनी को छोड़ के चला गया, कंपनी ने आपको हायर किया। अब आपको उस कोड बेस का सबसे पहले दिन स्ट्रक्चर समझना है कि चीजें कैसे चल रही है, कौन सी फाइल में क्या रखा है, क्या जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस है। तो ये यहाँ पे इसकी क्लासिक एग्जांपल जो है वो हो सकती है कि आप एआई ड्रिवन डेवलपमेंट को इस तरह यूज करें। एआई ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होता है, जरा अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। थे आप लोगों ने इतनी मेहनत कर करके अपने कॉन्सेप्ट्स को कॉन्क्रीट किया, प्रोजेक्ट्स बनाए, चीजों को समझा, और अब यहां पे बातें ये हो रही हैं कि भाई एआई कोडिंग करेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कह के भी सबसे बड़ा जो था वो नहीं था कि अपने फंडामेंटल्स पे फोकस करो। तो अब मैंने ही कहा कि फंडामेंटल्स पे फोकस करो, मैंने ही कहा प्रोजेक्ट्स बनाओ, और अब मैं ही कह रहा हूं कोडिंग एआई करेगा। तो अब ये क्या सीन है भाई? अब एज अ डेवलपर आप लोगों का क्या होगा, या एज मैं भी तो हूं भाई, मेरा क्या होगा? एग्जैक्टली जी सर, आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, आप में से किसी ने हैंड रेज की? जी सर, उसको कस्टमाइज और डिबगिंग के लिए इस्तेमाल। ठीक है जी सर, एग्जैक्टली नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अब एआई ड्रिवन डेवलपमेंट वो होता है कि वो कोडिंग प्रोसेस जहां पे एआई काम करे। अब एज अ डेवलपर हमारा क्या होगा? अब हम जो डेवलपर थे ना, देखिए अगर आप टीचर हैं स्कूल में या कोई भी टीचर है, एक स्टूडेंट जितना भी ब्राइट स्टूडेंट क्यों ना हो, पहली क्लास से लेकर मैट्रिक क्लास तक उसका जितना भी A+ ग्रेड क्यों ना आया हो, जब भी वो अपना असाइनमेंट सबमिट करवाता है ना, जब भी वो अपना एग्जाम सबमिट करवाता है, तो टीचर उसको चेक जरूर करता है। टीचर ये नहीं बोलता कि यार ये तो बचपन से ब्राइट स्टूडेंट है, मैट्रिक में आ गया तो भी ब्राइट स्टूडेंट है, इसका एग्जाम में क्यों चेक करूं। ऐसा कभी भी नहीं होता। आप में से बहुत सारे लोग टीचर से मेरी इस बात को समझ रहे होंगे। टीचर हमेशा उसके एग्जाम को गो थ्रू करता है, सही है। अब एज अ डेवलपर आपका क्या काम है भाई? क्लाउड कोड तो नंबर 1 है। अगर सिर्फ $20 देके, भाई मेरी एक कंपनी, आप सारे मेरे एम्प्लॉयज हैं, आपको अगर मैं महीने की तनख्वाह दूं उतनी सारी, इससे बेहतर ये नहीं है मैं क्लाउड कोड को $20 दे दूं और अपना काम करवा लूं। भाई आपको अगर कंपनी हायर करेगी, हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी, हर महीने आपके सिक लीव के मसले, मामू की शादी है उसके मसले, आपको सैलरी और आपके नखरे बर्दाश्त करने से बेहतर है मैं क्लाउड कोड को $20 दे दूं। वो सिक लीव पे भी नहीं जाएगा, उसका कोई मामू भी नहीं है, उसको डेंगू भी नहीं होगा, उसकी यूनिवर्सिटी के पेपर भी नहीं है, तो मैं आप लोगों को क्यों हायर करूं? भाई मैं क्लाउड कोड को $20 दे देता हूं। लेकिन अब बात ये नहीं है कि क्लाउड कोड या कोई भी एजेंटिक एआई की चीज, कोई भी कोडिंग एजेंट आपको रिप्लेस करने के लिए बैठा है, ऐसा नहीं है। अगर आपसे कोई कहे ना, आप जाते होंगे ना अपने दोस्तों में, अपने खानदान की दावत में, वहां पे आपसे किसी ने सवाल किया भाई क्या करते हो? डेवलपर हूं। वो अंकल एक जो हर खानदान में होते जिनको सबका पता होता है, सबका पता होता है, आपका भी पता है, सबका पता है, IMF का लोन कैसे उतारना है सबका पता है। अगर वो आपसे कहे ना यार अब तुम क्या करोगे, इस काम तो एआई करेगा, आप उनको कहिएगा जी एंगे। लेकिन आपको डीप डाउन पता होना चाहिए कि हाँ एआई आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं आया है, एआई आपकी हेल्प करने के लिए आया है। अब ये आपकी ना समझ होगी, आपकी ये बेवकूफी होगी अगर इतना बड़ा एआई, इतना बड़ा कोडिंग एजेंट अगर आपकी हेल्प करने को आया है और आप उससे मुंह फेर लो, ये फिर आपका फॉल्ट है। आपको एआई को एज अ थ्रेट नहीं समझना, आपको एआई को एज अ हेल्पिंग हैंड समझना है।
इसकी प्राइम एग्जांपल ये है, आपने Q2 में हैकाथॉन बनाया, मेहनत करके महीना 2 महीना लगाया, सेम चीज उसी फंक्शनैलिटी के साथ या मे बी एडवांस फंक्शनैलिटी के साथ आप दोबारा बनाए, आज घर जाके शुरू कीजिएगा, आई गारंटी अगले संडे से पहले वो सब तैयार होगा। अगर आपको प्रॉम्प्ट अच्छे से देने आता है, तो कॉन्टेक्स्ट अच्छे से देने आता है, तो जो काम आपने 2 महीने किया था ना Q2 में, उस वक्त भी खैर जीपीटी था तो 2 महीने में हो गया, चलिए हम एज्यूम करते हैं आपने 1 महीने में किया होगा। अब ये भी एक ऑब्जर्व करने का तरीका है, पहले जो कोडिंग एजेंट था या पहले जो एआई ड्रिवन डेवलपमेंट का था, आप जीपीटी पे जाते थे या किसी भी एलएलएम पे जाते थे, एलएलएम अब खुद आ गया है आपके पास, तो वो काम जो आपने एआई की हेल्प से 1 महीने में किया था, 10 साल पहले एआई नहीं होता शायद आप 3 महीने लगाते, आज वही काम 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में हो सकता है। शर्त क्या है? प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट अच्छे से देने आता हो। और प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट किस तरह अच्छे से देने आएगा? जो पिछली 4 क्लास में हमने थ्योरी पढ़ी, इसी तरह से आएगा। तो एआई क्या है भाई? आपका हेल्पिंग हैंड है, आपका रिप्लेसमेंट नहीं है। जब एक्सेल आया ना 20 साल 15 साल 25 साल पहले, तो उसने किसी भी अकाउंटेंट को रिप्लेस नहीं किया। उसने क्या किया? उन सबका वो हेल्पिंग हैंड बना, एग्जैक्टली उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। भाई जो काम अगर मैं अपने हाथ से फॉर्मूले लगा के करता था ना, आज एक्सेल पे मैं बस लिख दूं, मेरा काम हजारों लाखों रॉस जितनी भी है सबका हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जो मशीन होती है ना, आप सबको पता है कि एज कंपेयर टू ह्यूमन, मशीन के जो एरर के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। हाँ, मशीन भी गलती कर सकती है, एआई भी गलती कर सकता है, लेकिन एज कंपेयर टू ह्यूमन उसके गलती करने के चांसेस कम होते हैं। तो एआई ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आपकी डेवलपमेंट अब एआई करेगा। इट डजंट मीन कि वो आपको रिप्लेस करेगा। अच्छा, अब आपका क्या रोल है? जो आपका रोल था ना कोड करने का, वो अब कौन कर रहा है? एआई कर रहा है। लेकिन अब आप कहां गए? भाई एक बात तो है, जब एआई आई ना, तो आपको कहानी से, स्टोरी से बाहर नहीं किया गया, आपकी जगह तो उसने ली। लेकिन इट डजंट मीन कि जब कोडिंग हो रही है तो आप बिल्कुल ही पिक्चर से आउट हो गए। अब आपका सवाल ये होगा भाई कि मैं डबल डबल बातें कर रहा हूं। एक तो ये कि एआई आपका हेल्पिंग हैंड है, फिर अभी अभी मैंने एक सेंटेंस भी बोला कि एटलीस्ट वो आपका वो काम तो कर रहे हैं जो आप पहले करते थे। फिर मैंने ये भी कहा कि भाई आप पिक्चर से बाहर भी नहीं हुए। तो भाई मैं कहना क्या चाहता हूं, वो ये कि अब आपका जो रोल है ना, वो एक स्टेप अबव हो गया। क्या हो गया? एक स्टेप अबव। अब आपका क्या रोल है? एआई को बताना कि करना क्या है। आपका क्या रोल है? एआई को बताना कि करना क्या है और कैसे है। आपने हैकाथॉन बनाया, आपको पता था आप क्या कर रहे हो। आप अपनी कंपनी में मुझे हायर करो, आप मुझे बताओगे ना कि करना क्या है, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। इसी तरह एआई आपका हेल्पिंग हैंड है। अब आपका काम जो है ना, ऑर्केस्ट्रेशन वाला हो गया। ऑर्केस्ट्रेशन का क्या मतलब है? वो बंदा जो दूसरों को बताए कि क्या करना, यानी आप मैनेजर हो गए। सही है? अब आपका काम क्या है? एआई को बताना, एआई से लिखवाना कि भाई आपको ये लिखना है, ये नैव बार बनाना है, ये लैंडिंग पेज बनाना है, ये एपीआई लगानी है, इस तरह रिस्पॉन्स जाएगा, इस तरह रिक्वेस्ट करनी है। अब एआई ड्रिवन डेवलपमेंट में क्या होगा? एआई कोडिंग करेगा। अब कोडिंग क्या करनी है, ये एआई को कौन बताएगा? आप लोग बताओगे। एआई को ये कौन बताएगा? आप लोग। किस तरह बताओगे? बशर्त प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग आप लोगों की अच्छी हो, आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट और प्रॉम्प्ट अच्छे से देना आता हो। तो ये होगी आपकी अब आपका रोल। एआई जो है ना भाई, आपका एक समझो, आप गेम खेलते हो ना मल्टीप्लेयर में, तो मल्टीप्लेयर में 2 प्लेयर्स होते हैं।
अब एआई ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब यह है मल्टीप्लेयर कोडिंग, सही है। अब एआई करेगा कोडिंग, एआई एजेंट्स लाइक क्लॉड कोड विल डू द कोडिंग। अब डेवलपर्स will now be managers and telling the AI agent what to do, सही है। The condition is to have in-depth understanding of prompt and कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। अगर कोई आपसे पूछे या मैं आपसे कहूं कि अब आपके डेवलपमेंट का तरीका चेंज हो रहा है, तो आपको 3 चीजें याद रखनी। कितनी चीजें? 3 चीजें। क्या? अब कोडिंग कौन करेगा? एआई। आप अब क्या करोगे? आपका काम तो कोडिंग था, वो एआई करेगा, तो आप क्या करोगे? डेवलपर क्या करेगा? ऑर्केस्ट्रेशन करेगा या मैनेजर बनेगा। अब वो एआई को बताएगा कि करना क्या है और कैसे है। तीसरी चीज, ये दोनों चीजें कब पॉसिबल होंगी? जब आपको प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट अच्छे से देने आता हो, तब आप जो है वो ये एआई ड्रिवन डेवलपमेंट कर सकते हो। तो एआई ड्रिवन डेवलपमेंट जब इंट्रोड्यूस हो रहा है ना, तो आपका काम आसान करने के लिए तो हो रहा है, लेकिन साथ में एक लर्निंग कर्व भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि आपको प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग जो है वो आनी चाहिए, जो हमने पिछली 2-3 क्लास में बहुत एक्सटेंसिवली इन डेप्थ जा जाके चीजों को देखा। फिर वो बात जो मैंने अभी कही कि भाई एक ब्राइट स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट कितना भी ब्राइट क्यों ना हो, टीचर उसका होमवर्क हमेशा चेक करता है। भाई आपने कहा ना कि अब हमारा काम तो कोडिंग करवाना है, करना नहीं है। हमारा काम क्या है? कोडिंग करवाना है, कोडिंग करना नहीं है। तो जब कोडिंग कर दी तो क्या आप आंखें बंद करके उसको जाने देंगे? आप उसको क्या करेंगे? एआई का कोड जब आपके पास आएगा तो आप उसको रिव्यू करेंगे। आप क्या करेंगे? उसको रिव्यू करेंगे। और रिव्यू कौन करता है? मैनेजर तो करता है, टीचर भी करता है, डेवलपर भी करता है। रिव्यू, मैं कह रहा हूं रिव्यू करने वाले के पास स्किल कौन सा होना चाहिए कि उसको खुद भी पता हो कि हो क्या रहा है। सही है, उसको खुद भी पता हो कि हो क्या रहा है। तो इसके लिए आपके फंडामेंटल्स, फिर वही बात जो मैं पहले क्वार्टर से कह रहा हूं, मैंने अपनी सारी बातें वैलिडेट कर दी, आप मेरे पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप एआई नेटिव भी बता दिया और जो मैं पहले क्वार्टर से कह रहा था वो भी बता दिया। एआई कोडिंग करेगा, आप उसको बताओगे करना क्या है। कैसे बताओगे? प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की हेल्प से बताओगे क्या करना है। और जब वो सारे प्रोसेस से हो जाएगा तो आपको ये पता होना लाजमी है कि एआई ने वाकई में अच्छी कोडिंग की है या बिल्कुल ही बेकार कोडिंग की है, रायता फैला है। सही है। तो आपके पास, भाई आप कहेंगे ना मैं रिव्यू करूंगा, मैं कह रहा हूं जाओ कर लो। भाई अगर आपसे आपकी अम्मी खाना टेस्ट करवाती है बनाते हुए, तो आपको पता होना चाहिए ना, आपके पास स्किल होगा ना ये सेंस करने का कि क्या नमक कम है या मिर्ची ज्यादा है, जो भी है, या और थोड़ी देर पकने की नीड है। अगर इस तरह के रिमार्क्स आप पास कर रहे हैं ना अपनी अम्मी को, इट मींस आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके पास ये स्किल है सेंस करने की कि अभी खाने में कितना टाइम है, नमक ज्यादा है, मिर्ची ज्यादा है, या इसको और बॉईल करने की जरूरत है, जो भी है। सही है। तो इसी तरह जब एआई आपको कोड लिख के जब आपको दोबारा देगा ना, आपने उसको बता दिया मुझे नैवबार चाहिए या मुझे एक एपीआई चाहिए जो डाटा ला के दे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एआई गेट रिक्वेस्ट पे काम करेगा क्योंकि आपने डाटा मंगवाया है, पोस्ट रिक्वेस्ट पे काम करेगा क्योंकि डाटा भेजना है,
अब पोस्ट रिक्वेस्ट पे क्या वो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, ये सब आपको पता होना जरूरी है। तो आपके फंडामेंटल्स कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे, और ये आगे जो हम सर से की स्लाइड देखेंगे उसमें भी लिखा हुआ। 4 चीजें एआई ड्रिवन डेवलपमेंट में, क्या 4 चीजें। आपकी कोडिंग अब कौन करेगा? एआई। आप क्या करेंगे अगर एआई कोडिंग करेगा? तो मैनेजमेंट करेंगे। ये बताएंगे करना क्या है, किस तरह बताएंगे। प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपकी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। और चौथी चीज, आप रिव्यूअर होंगे। और रिव्यूअर एक बंदा जब ही होता है जब वो खुद किसी काम में एक्सपर्ट हो। सही है? ये 4 पॉइंट्स अपने बराबर से डिस्कस करें। ये मैं आप ब्रेक में आइएगा, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। अच्छा जी, तो ये था एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, जिसका क्या सारी बातें पर सारा फोकस यहाँ पे। एआई ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि भाई वो डेवलपमेंट जो एआई के थ्रू हो मैक्सिमम। अब ऑफ कोर्स इसकी 4 शर्तें तो हमने डिस्कस कर ली, 4 नुकात एआई ड्रिवन डेवलपमेंट के हमने डिस्कस कर लिए। अब इसके फायदे ऑफ कोर्स बहुत सारे हैं, जो मैंने एग्जांपल भी दी कि भाई आपने जो हैकाथॉन बनाया है, अब आपकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि आप जो है वो उसको कोडिंग एजेंट्स के थ्रू बनाएं। सही है? तो ये 4 चीजें हमने डिस्कस की, और आप एक सिग्निफिकेंट स्पीड देखेंगे अपनी चीज की। अच्छा, मैं रिकमेंड करूंगा कि जो आप अपने हैकाथॉन को दोबारा रीबिल्ड करेंगे ना, रीवैम्प करेंगे, इन सेम फीचर्स के साथ कीजिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट ये कि आप सेम फीचर्स के साथ करें। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ये है भाई आपका हैकाथॉन, आप जितनी फंक्शनैलिटीज उसमें ऐड करें। सही? एक फंक्शनैलिटी आप लोग पूछते हैं कि भाई हम क्या क्या फीचर्स इंप्लीमेंट करें, तो एक फीचर क्या ये नहीं हो सकता आपके ई कॉमर्स हैकाथॉन में कि जो रिकमेंडेशन सिस्टम है आप उसको इंट्रोड्यूस करें। अगर आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है, मैं एक अली नाम का यूजर हूं जिसने सपोज वो वॉचेस बाय करता है, घड़ी, मैंने घड़ी बाय की, आपने अपने एआई एजेंट के थ्रू नीचे रिकमेंडेशन सिस्टम में, जैसे यूट्यूब की राइट साइड पे वीडियोस आ रही होती ना रिकमेंडेड, आपने अपने ई कॉमर्स के रिकमेंडेशन इंजन में एक एआई लगा दी और उसको आपने एक्सेस दे दिया उन सब चीजों का जो यूजर बाय करता है वो उसको देख रहा है। अब मैं जो बाय कर रहा हूं, सपोज मैं सबसे ज्यादा घड़ी बाय करता हूं, वॉचेस, तो आपके ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा जो मुझे रिकमेंडेशन मिल रही है वो वॉचेस की मिल रही है। एक फीचर ये हो सकता है। दूसरा एक और फीचर हो सकता है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बस हल्का सा दिमाग लगेगा, और वो ये कि भाई सपोज करें अभी तो मैं सिर्फ वॉचेस खरीद रहा था तो आपने मुझे वॉचेस दिखा दी, लेकिन सपोज करें अगर कोई ऐसा यूजर है जिसने वॉचेस भी खरीदी, जिसने 1-2 परफ्यूम भी खरीदे, जिसने सपोज 2-3 एयरबड्स खरीदे, एक चार्जिंग केबल खरीदा, उस किस्म के यूजर को आपका एजेंट क्या रिकमेंड करेगा? ये आपके ऊपर है कि आप क्या फंक्शनलिटी लगाते हैं। या तो आप सब मिक्स करके रिकमेंड करें, लेकिन फिर वो रिकमेंडेशन का मकसद ही खत्म हो जाएगा। कैसे मिक्स यूजर को, जो एक यूजर है जो मिक्स चीजें बाय कर रहा है, घड़ी भी खरीद रहा है, परफ्यूम भी खरीद रहा है, चश्मे भी खरीद रहा है, इस टाइप के यूजर को आपका एआई किस तरह रिकमेंड करता है चीजों को, ये एक आपका गोल, एक टास्क हो सकता है। चीजें बहुत है बनाने को, आप बनाने वाले बने प्रोजेक्ट। ठीक है? एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, एआई नेटिव, इसके बाद आता है एआई नेटिव एप्लीकेशंस। एआई नेटिव एप्लीकेशंस,
एआई नेटिव एप्लीकेशन सिंपल है, सही है। एक था एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, एक है एआई नेटिव एप्लीकेशंस। एआई नेटिव एप्लीकेशंस का सिंपल मतलब यह है वो एप्लीकेशंस जो खुद एआई पावर्ड, सिंपल। एआई नेटिव एप्लीकेशंस का क्या मतलब है? एआई पावर्ड एप्लीकेशंस। अच्छा, एआई पावर्ड का क्या मतलब है? एप्लीकेशंस दैट आर यूजिंग एआई या एलएलएम्स और मॉडल्स देमसेल्व्स। एआई नेटिव एप्लीकेशन। अच्छा, नेटिव का क्या मतलब होता है? कि उसी जगह से जो बिलोंग करता हो। अगर आप कराची में पैदा हुए हैं तो आप कहां के नेटिव हैं? कराची के। सपोज आप हैदराबाद में पैदा हुए हैं लेकिन आप अभी गवर्नर हाउस में बैठे कराची में, क्या आप कराची के नेटिव हुए? नहीं, आप हैदराबाद के नेटिव हुए। आप हैदराबाद में पैदा हुए लेकिन आपका जो बिजनेस है वो कराची में, तो क्या आप कराची के नेटिव हुए? सही है। नेटिव का क्या मतलब है? वो बंदा या वो चीज जो उसी जगह से बिलोंग करती है। जैसे जो है वो नेशनलिटी, सबसे इजी एग्जांपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल। नेशनलिटी क्या होता है भाई? आप जहां की आपके पास नेशनलिटी होगी आप वहीं के नेटिव कहलाओगे। तो नेटिव का सबसे पहले मतलब क्या होता है? वो चीज या वो बंदा जो पर्टिकुलर उस जगह से बिलोंग करता हो। यहां पे नेटिव किसके साथ यूज हो रहा है? एआई के साथ। और यहां पे किस को हम एआई से रेफरेंस दे रहे हैं? एप्लीकेशन को। तो यानी वो एप्लीकेशंस जो खुद एआई से बिलोंग करती हो वो क्या कहलाएंगी? एआई नेटिव एप्लीकेशन। यानी वो एप्लीकेशंस जो खुद एआई यूज करती हो, जिनमें कोई ना कोई एजेंट लगा हुआ, कोई ना कोई एलएलएम लगा हुआ। प्राइम एग्जांपल इन सब की ये सब है, चैट जीपीटी, कोपायलट, क्लॉड, डीपसीक, ये इनकी प्राइम एग्जांपल्स है, क्योंकि ये खुद एलएलएम को यूज कर रहे हैं ना भाई। chatgpt.com क्या है? एक एप्लीकेशन है जिसके पीछे सबसे बड़ी चीज क्या है? इन सबके जीपीटीज के मॉडल्स, एलएलएम्स। अगर इनमें से एलएलएम को निकाल दिया जाए, क्या chatgpt.com का कोई दूसरा मकसद रहेगा? नहीं रहेगा। आपने जो एआई पावर्ड ब्लॉग बनाया Q2 में जो बनाया था और जो अब मैंने आपको बनाने को कहा था, Q2 में जो बनाया था, क्या वो एआई नेटिव एप्लीकेशन थी? क्यों? क्योंकि उसमें एआई से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। अब अगर मैं आपको कहूं भाई एआई नेटिव ई कॉमर्स बनाओ, एआई नेटिव ब्लॉग बनाओ, तो वो नेटिव एआई से उसका क्या लेना? आप उसको एआई नेटिव कैसे बनाओगे? उसमें कोई ना कोई ऑफकोर्स एआई एजेंट लगाओगे, और ऑफकोर्स एजेंट को जो भी पावर मिलती है कहां से मिलती है? एलएलएम से मिलती है। जो हमने एसिंक ओपन एआई की क्लास में रनर connection.py में जो Q3 गए हैं उन्हें पता होगा, connection.py हमने बनाई थी, वहां एसिंक ओपन एआई में जेमिनी 2.5 फ्लैश लिखा था। तो हमने क्या किया था? जेमिनी के सर्वर पे 2.5 फ्लैश का मॉडल अपने पास मंगवाया था। तो जो हमने Q3 के दूसरे फेज में जब हमने ओपन एजेंट्स एसडीके पढ़ा, जो भी हमने बनाया वो सब क्या था? एआई पावर्ड एप्लीकेशंस या एआई नेटिव एप्लीकेशंस। तो एआई नेटिव एप्लीकेशंस का एक सिंपल इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन ये है कि वो एप्लीकेशन जिसमें क्या हो? खुद एआई यूज हो रहा। अब जैसे नेटफ्लिक्स, उसका रिकमेंडेशन सिस्टम, आपको मैंने कहा अपने ई कॉमर्स में वो लगाओ, तो वो सब क्या है? एआई नेटिव एप्लीकेशन। आपसे पूछे कि भाई एआई नेटिव एप्लीकेशंस क्या होती हैं, तो आपने सिंपली कहना कि भाई वो एप्लीकेशन जिसमें खुद एआई यूज हो रहा हो। जरा अपने बराबर से डिस्कस करें। क्या आखिरी तक डिस्कशन की?
कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि क्यों ये सारी थ्योरी और टेक्निकल चीजें हम पढ़ रहे हैं। उसका रीजन ये था कि भाई जब आप इंटरव्यूज में बैठते हो, क्लाइंट्स को लॉक करने के लिए मीटिंग में बैठते हो, तो भाई ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए, सामने वाले को बोतल में उतारने के लिए काफी जरूरी होती है। फिर हमने देखा एआई ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होता है। एआई ड्रिवन डेवलपमेंट यानी वो एप्लीकेशंस जो एआई की मदद से बने, एआई की मदद से बने। एआई नेटिव एप्लीकेशंस क्या होता है, जिसमें खुद एआई हो। अगर किसी को ये कंफ्यूजन है या मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि एआई ड्रिवन डेवलपमेंट और एआई नेटिव एप्लीकेशंस में एक लाइन में डिफरेंस बताएं, तो आप क्या कहेंगे? हैंड रेस करके सोच लें पहले 10-20 सेकंड, पहले सब सोच लें। सवाल मेरा ये है कि एआई ड्रिवन डेवलपमेंट और एआई नेटिव एप्लीकेशंस, इन दोनों में अगर मुझे वन लाइनर डिफरेंशिएट करना हो, क्योंकि नाम मिलते जुलते हैं ना, इनमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि देखिए एआई तो दोनों में यूज हो रहा है। एआई ड्रिवन डेवलपमेंट और एआई नेटिव एप्लीकेशन, एआई नेटिव एप्लीकेशन और एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, इन दोनों में अगर मैं आपसे पूछूं मुझे एक लाइन में डिफरेंस बताएं, तो क्या डिफरेंस होगा? हैंड रेस करके बताएं। जी आप बताएं, थोड़ा जोर से प्लीज। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। और कोई बताएगा? जी एग्जैक्टली। और किसी ने हैंड रेस की? जी आप बताएं। वेरी नाइस। और कोई बताएगा यहां से? जी सर आप बताएं। एग्जैक्टली, जबरदस्त। और कोई? एआई ड्रिवन डेवलपमेंट और एआई नेटिव एप्लीकेशंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई और बताए? सही है, जबरदस्त। और कोई बताएगा वहां पीछे से? कोई भी टूटा फूटा सेंटेंस जो समझ में आया हो। जी एहसन भाई आप बताएंगे? ब्लू टी शर्ट, आप नाम ऐसा नहीं हबीब है? जी जी आप सर एआई ड्रिवन डेवलपमेंट जो है उसके थ्रू हम कोडिंग करते हैं। थोड़ा जोर से सर प्लीज। सर एआई ड्रिवन डेवलपमेंट के थ्रू हम प्रॉम्प्ट देकर कोडिंग करते हैं, जबकि एआई नेटिव जो है ना वो खुद से कोडिंग यानी कि काम करता है। ठीक है, आपके पीछे टी शर्ट में जो बैठे, जी आप थोड़ा जोर से, जान लगा के। एआई ड्रिवन मींस कि आप एआई को यूज करके कोडिंग कर रहे हो और एआई नेटिव मींस कि आपकी एप्लीकेशन में एआई एग्जैक्टली। एआई नेटिव डेवलप, सारी बातें मन सारा फोकस यहाँ पे। एआई ड्रिवन डेवलपमेंट और एआई नेटिव एप्लीकेशन, इन दोनों में डिफरेंस ये, और जितने भी इनपुट मिले एक्यूरेट मिले, उनमें डिफरेंस ये है कि एआई ड्रिवन डेवलपमेंट जब होती है ना, तो डेवलपमेंट के दौरान, डेवलपमेंट का मतलब कोडिंग करते हुए आप एआई की हेल्प लेते हैं। सही है? एआई ड्रिवन डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि जब आप कोडिंग करते हैं तो आप एआई की हेल्प लेते हैं। उसका फायदा किसको होता है? भाई मैं कोडिंग कर रहा हूं, एआई का फायदा उस टाइम किसको हो रहा है? डेवलपर को। किसको फायदा हो रहा है? डेवलपर को। जो आप इतने टाइम से कर रहे हैं ना एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, आपने जो Q2 में हैकाथॉन बनाया था, वो क्या था? उसमें कुछ एआई नहीं थी, लेकिन एज अ डेवलपर आपने एआई को हाईएस्ट पोटेंशियल पे यूज किया था। तो वो क्या चीज थी? एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, जिसमें डेवलपर को, सिर्फ डेवलपर को फायदा हो, वो डेवलपमेंट। देखिए इसको इस तरह याद रखें कि एआई ड्रिवन डेवलपमेंट,
डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कोडिंग करे। कोडिंग कौन करता है? डेवलपर। तो जब बात हो ना डेवलपमेंट को यहाँ पे फोकस करें। जहां अल्फाज यूज हो एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट करता है डेवलपर। तो वो एप्लीकेशन जिसमें सिर्फ एआई की हेल्प डेवलपर ने ली हो, एआई का फायदा सिर्फ डेवलपर ने उठाया हो, वो क्या है? एआई ड्रिवन डेवलपमेंट। और एआई ड्रिवन या एआई नेटिव एप्लीकेशंस आप डेवलपमेंट और एप्लीकेशन से याद रख सकते हैं। एआई नेटिव एप्लीकेशन, जैसे आप कराची के नेटिव है ना, कराची के सारे फायदे आपको मिलने, टूटी सड़कें, वो ई चालान, पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही, वो सारे फायदे आपको मिल रहे हैं। आप कौन है? कराची के यूजर हैं, कराची की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। अब एआई नेटिव एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आप किसके लिए बनाते हो? डेवलपर के लिए या रियल वर्ल्ड के लिए? रियल वर्ल्ड में कौन होता है? यूजर होता है। तो एआई नेटिव एप्लीकेशन वो होता है जो जिसमें एंड यूजर को एआई की फैसिलिटी मिले। तो एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? जिससे डेवलपर फायदा उठाए। एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है? जिससे दुनिया का हर यूजर फायदा उठाए। जैसे ChatGPT.com, Claude.com, ये एआई नेटिव एप्लीकेशन है। आप उन सबके यूजर है ना, आपको उन सबसे फायदा हो रहा है, तो आप एंड यूजर है। तो ये एक लाइन का डिफरेंस है एआई नेटिव एआई ड्रिवन में। एआई ड्रिवन डेवलपमेंट में डेवलपर्स को फायदा होता है और एआई नेटिव एप्लीकेशंस में एंड यूजर को। डेवलपमेंट और एप्लीकेशन से आप इन डेफिनेशंस को याद रख सकते हैं। ठीक है, 3:29 और 10 मिनट का ब्रेक करते हैं, फिर हम शुरू होते हैं। स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट और जेमिनी CLA की इंस्टॉलेशन। स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट, ठीक हो गया जी? स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट, ये तीनों नाम मिलते जुलते हैं लेकिन इनके काम डिफरेंट है। एक है एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, एआई नेटिव एप्लीकेशंस, और स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट। अच्छा जी, applications that are using ये भी हमारे दोस्त अच्छा जी। साथ बैठते थे। स्पेक का मतलब होता है स्पेसिफिकेशन। स्पेक का क्या मतलब होता है? स्पेसिफिकेशन। और स्पेसिफिकेशन का इटसेल्फ क्या मतलब होता है? कोई भी डिटेल्स एक्सप्लेन करना अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। आपके अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स को एक्सप्लेन करना क्या कहलाता है? स्पेसिफिकेशन। अब स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट पहले क्या होता था, और ये जो बड़े लार्जर प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनमें ये चीज़ बहुत फॉलो होती है। सपोज करें डेवलपर ने एक पूरा का पूरा एंड टू एंड फीचर इंप्लीमेंट किया, और उस फीचर को इंप्लीमेंट करने के बाद उसकी होती है डॉक्यूमेंटेशन। क्या होती है? डॉक्यूमेंटेशन, यानी उस पर जो काम हुआ है उसको एक कागज पे, ऑफ कोर्स कागज तो मैं एक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक कोई भी वर्ड का फाइल हो सकती है, कोई कॉन्फ्रेंस का डॉक्यूमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी राइटिंग की जाती है कि भाई इसमें हमने क्या क्या इंप्लीमेंट किया है, ये फीचर क्या करता है, किस तरह इसको हमने इंप्लीमेंट किया है, क्यों इंप्लीमेंट किया है, और ये सारी चीज़ें। और ये इसलिए काम आती है ताकि जब आगे इस फीचर पे दोबारा वापस पलट के काम हो या कोई दूसरा डेवलपर के हाथ में ये चीज़ हैंडओवर हो, तो उसके पास ये डॉक्यूमेंट भी जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, उसको वो पढ़ता है और पढ़ के उसको समझ आ जाती है ये सारी चीज़ें। अब स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट का क्या है? वो डेवलपमेंट जो स्पेसिफिकेशंस के साथ हो। आपने एआई ड्रिवन डेवलपमेंट अभी सुना ना, उसमें क्या था? एआई हेल्प करता है कोडिंग में। एक चीज़ है स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है। आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो और उस डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करते हो किसको? एआई को ही। तो स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट
AI ड्रिवन डेवलपमेंट का ही पार्ट है, एज सच कोई रॉकेट साइंस या न्यू चीज़ नहीं है वो। अच्छा जी, स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट ये होता है कि आप सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट्स की तमाम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हो। सही है। स्पेक का क्या मतलब होता है? स्पेसिफिकेशन। स्पेक मीन्स योर स्पेक फुल फॉर्म इज स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन मीन्स डॉक्यूमेंटिंग या डिटेल्स। ठीक है। स्पेक्स का मतलब होता है स्पेसिफिकेशन और स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन या जो भी पेपर वर्क हम इसको कह सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन स्लैश पेपर वर्क। अब इस पेपर वर्क में क्या होता है भैया, जब भी आप एक प्रोजेक्ट डेवलप करते हो ना, एक प्रोडक्ट बनाते हो, सबसे पहले उसका पेपर वर्क होगा। क्या होगा? पेपर वर्क। उस पेपर वर्क में क्या होगा? एंड टू एंड आपके प्रोजेक्ट्स के गवर्निंग प्रिंसिपल से लेके यूजर किस तरह उसको यूज कर रहा होगा, वो आप जो है वो क्या करोगे? डॉक्यूमेंट करोगे, लिस्ट करोगे, नोट डाउन करोगे। सही है। स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट, स्पेक का मतलब होता है स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन या पेपर वर्क। अच्छा भाई, अब उस पेपर वर्क में क्या होता है? उस पेपर वर्क में ये होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट की एंड टू एंड के गवर्निंग प्रिंसिपल मतलब वो लॉज, वो रूल्स जो आप फोकस करोगे अपने पूरे प्रोजेक्ट में। अगर कोई एक कंपोनेंट भी बनाएगा, एक फाइल भी लिखेगा, तो वो प्रोजेक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से लिखेगा कि भाई उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका टेस्ट केस लिखा जा रहा है नहीं लिखा जा रहा है, क्या जो भी आप फंक्शन लिख रहे हो उसके ऊपर क्या एक लाइन का कमेंट लिखा है या नहीं लिखा है। सही है। ये सारे, क्या जो भी आपने नया फीचर फंक्शन बनाया है, कोई भी एक नई लाइन लिखी है, क्या वो पिछले काम को तो इंपैक्ट नहीं कर रही। ये होता है पेपर वर्क आपके प्रोजेक्ट का। तो गवर्निंग प्रिंसिपल से लेके यूजर किस तरह उसको यूज करेगा। जैसे गवर्निंग प्रिंसिपल अभी आप डिस्कस करें कि भाई जो हमारा हैकाथॉन था वो सिर्फ AI ड्रिवन था, अब हम उसको AI पावर्ड भी बनाएंगे। AI पावर्ड आप किस तरह बनाएंगे? जो भी आपके डेवलपमेंट के प्रोसेस होंगे, फिर वो टेस्टिंग में किस तरह जाएगी, फिर वो वर्सल पे किस तरह डिप्लॉय होगी, कोई वर्सल के मसले तो नहीं आएंगे, डिप्लॉयमेंट फेलियर किस तरह हैंडल होगा। इन सारी चीजों को आप एक पेपर में लिखते हो, यहां तक कि वो चीज भी आप पेपर में लिखते हो कि यूजर इस फीचर को कैसे यूज करेगा। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, आप AI रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हो, तो किस तरह AI रिकमेंडेशन सिस्टम बनेगा, क्या AI एजेंट लगेगा, AI एजेंट का क्या काम होगा, किस तरह वर्सल पे या AWS पे या Azure पे वो डिप्लॉय होगा, किस तरह डिप्लॉयमेंट के मसले हल होंगे, या किस तरह जो है वो यूजर उस रिकमेंडेशन सिस्टम से फायदा उठाएगा। ये सारी चीजें आप जो है वो एक पेपर में लिखते हो। अब वो पेपर चाहे कॉन्फ्लेंस का हो, अभी के लिए मैं बात नहीं कर रहा, जनरलाइज बात कर रहा हूँ। कॉन्फ्लेंस का डॉक्यूमेंट हो, वर्ड की कोई फाइल हो, या कोई भी डॉक्यूमेंट वो हो सकता है। अभी जब आप स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट करोगे तो आप एक मार्कडाउन की फाइल बनाओगे। कौन सी फाइल बनाओगे? मार्कडाउन। अगर आप क्लॉड यूज कर रहे हैं तो उसका नाम होगा क्लॉड डॉट मार्कडाउन फाइल्स। अच्छा, ये मार्कडाउन फाइल्स क्या होती है? अभी हमने रेपोजिटरी में अपनी जितनी भी देखा ना, Q1 से लेके आप लोगों की भी जितनी रेपोजिटरीज होंगी अभी तक, एक .md की फाइल बनती है। जैसे आपने देखा होगा ना, readme.md। इसी तरह अगर वो क्लॉड है तो क्लॉड का क्या, क्लॉड की कौन सी फाइल होगी? क्लॉड.md। अगर आप जेमिनाई यूज कर रहे हैं तो उसका नाम क्या होगा? Gemini.md। अच्छा, क्लॉड स्मॉल भी हो तो चलेगा, लेकिन आई थिंक जेमिनाई एनफोर्स करता है कि भाई जेमिनाई के जो वर्ड है उसको कैपिटलाइज रखो। ठीक है, जहां तक की नॉलेज मुझे।
तो यहां पे आप सारा अपना पेपर वर्क करते हो, और वो पेपर वर्क क्या होता है, डिस्कशन से लेके एंड यूजर तक वो किस तरह पहुंचेगा, वो सारी चीजें आप यहां पे डॉक्यूमेंट करते हो। यहां पे सर ने लिख के भी दिया। अभी हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो आपके गवर्निंग प्रिंसिपल्स होंगे कि भाई हर चीज का टेस्ट केस लिखा जाएगा, कोई कोड पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हर चीज की टाइप डिफाइन होगी, स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन, एरे, लिस्ट, सेट। फिर स्पेसिफाई, फिर प्लानिंग होगी, फिर स्पेसिफिकेशन होगी यानी हर चीज बताई जाएगी, फिर प्लान होगा कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसको छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक किया जाएगा, फिर चंक्स में ब्रेक करने के बाद उस पर कोडिंग शुरू होगी। ये हम आगे देखेंगे, ये तो अभी मैंने जल्दी से बता दिया। और क्लैरिफाई और एनालाइज जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या है, ऑप्शनल है, इसलिए वो नीचे लिखा हुआ है। शुरू की जो 5 चीजें हैं जो पहली रो में लिखी हुई है वो कंपलसरी है, जो दूसरी रो में 2 चीजें लिखी है क्लैरिफाई और एनालाइज वो क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है, तो ये अभी हमने जल्दी से डिस्कस कर लिया, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। इसकी एक एग्जांपल क्या हो सकती है, जहां सारे के सारा पेपर वर्क होता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है या प्लानिंग होती है, सही है। जैसे सपोज करें आपके घर में किसी की शादी है, किसी की बर्थडे पार्टी है, आपको कहीं पिकनिक पे जाना है। आपके घर में अगर किसी की शादी है, किसी रिलेटिव की शादी है ना, तो आप सिर्फ ये सुन के शादी है ये सब तैयारियां शुरू नहीं कर देते। एक बंदा अपनी तैयारी कर रहा है, दूसरा अपनी कर रहा है, तीसरा अपनी कर रहा है, नहीं, आप सब के सब पूरे घर वाले एक मीटिंग, गोल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिठाते हैं और एंड टू एंड यानी शुरू से लेके आखिर तक किस तरह वो प्लान, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उसकी आप लोग प्लानिंग करते हैं। सपोज अगर शादी है तो कौन सा हॉल होगा, कौन सा फोटोग्राफर होगा, कैटरिंग वाला कौन सा होगा, उसका खाना क्या होगा, और फिर एंड तक ईच एंड एवरीथिंग, मेहमान कितने होंगे, क्या लिस्ट होगी, सब। ये सारी की सारी चीजें आप जो है वो क्या करते हो, पहले प्लान करते हो। क्या करते हो, प्लान करते हो। भाई सपोज जैसे आप अगर हेयर ड्रेसर के पास गए, सैलून गए, पार्लर गए, आप बस वहां पे जाके बैठ नहीं जाते, आप एंड टू एंड सब प्लान बताते हो, हेयर कट इस तरह होगा, ये वो फला फला फला, फिर जाके जो है वो चेहरा बदला जाता है, सही है। तो स्पेसिफिकेशन या स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आप जाओ या कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले जो है वो ईच एंड एवरीथिंग प्लान करो। जैसे अगर आप हेयर ड्रेसर के पास गए तो आप उसको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करते हो कि भाई मुझे ये चीजें चाहिए, सही है। आपके घर में अगर किसी की शादी है तो आप एंड टू एंड शादी की डेट से लेके शादी के खत्म होने तक सारी प्लानिंग करते हो, जिसमें हर चीज आ गई, मैरिज हॉल आ गया, मेन्यू आ गया, फोटोग्राफर आ गया, सब आ गया, मेहमानों की लिस्ट हो गई, सब हो गई, सही है। तो ये चीज आप क्या करते हो, पहले डॉक्यूमेंट करते हो। इसी तरह स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट में क्या होता है, एक .md मतलब मार्कडाउन की फाइल होती है, और उस मार्कडाउन की फाइल में आप बताते हो कि क्या क्या करना है। अगर ये सारी एक्सप्लेनेशन सुन के आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो जी हाँ, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस और क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है, जिसमें आप ये सबसे पहले डिजाइनर बैठता है, वो बताता है कि भाई कौन सी कलर स्कीम होगी, वो डिजाइनर अपनी बातें करेगा, फिर डेवलपर बैठेगा, वो टेक स्टैक बताएगा, फिर एक क्वालिटी इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर बैठेगा, इंजीनियर बैठेगा, एसक्यू है, वो बताएगा कि ऐप इस तरह चलनी चाहिए, तीनों की आपस में डिस्कशन होगी, टीम लीड डेडलाइन बताएगा, डिप्लॉयमेंट का सारा काम आपको पता चलेगा, फिर वो यूजर किस तरह यूज होगा, उसको कैसे यूज करेगा, कि भाई अगर जैसे एक पे नाउ का बटन है, आप निजाम बैंक की ऐप बना रहे हैं, पे नाउ का बटन है, अब पे नाउ का बटन में सपोज आपने किसी को 50,000 रुपए ट्रांसफर करने, मैं यूजर हूं, आप सबकी ऐप है, मैंने पे नाउ का बटन 2 दफा दबा दिया, 2 दफा पे नाउ का बटन प्रेस कर दिया, तो आपको ये क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी कि अगर यूजर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन पे नाउ का बटन प्रेस किए जा रहा है, मुझे 50,000 भेजने थे, मैंने 4 दफा प्रेस कर दिया,
तो क्या मेरे 2 लाख रुपए कटेंगे, या एक बार प्रेस करने के बाद आप उस बटन को डिसेबल कर दोगे? ये आपके ऊपर उस क्रिटिकल थिंकिंग में ये सारी की सारी चीजें आप जो है वो फोकस करोगे। सही है? पेमेंट हो रही है तो किस प्रोसेस में हो रही है, पहले क्या कंफर्मेशन यूजर से ली जा रही है, नहीं ली जा रही, कहीं आप जो पेमेंट डिटेक्ट हो रही है कहीं वो गलत तो नहीं हो रही। सही है? ये सारी की सारी चीजें आप डिस्कस करो। स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होता है, अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। इसी तरह जब स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट, जब आप ये किस तरह जो है वो आप डॉक्यूमेंटेशन अपने प्रोजेक्ट की करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आपको इंटरव्यूज में भी काम आएगी, आपका क्लाइंट भी आपको पूछेगा। अगर कोई ऐसा क्लाइंट है, सपोज करें, अब क्रिटिकल थिंकिंग करें, बिजनेस के लिहाज से भी सोचें। जैसे अभी मैंने अगर एक बैंक की एग्जांपल दी, सही है, सारी बातें अपन सारा फोकस यहाँ। अब मेरे पास अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, उनका पूरा कोड बेस अगर मेरे पास है, या हबीब बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन है, मुझे टास्क मिला इसको अच्छा सा बना दो, मीज़ान बैंक की एप्लीकेशन उसको अच्छा सा बना दो, या कोई भी डिफेंस या मिलिट्री सिस्टम पे अगर मैं काम कर रहा हूँ। अब आप ये सोचें कि डिफेंस मिलिट्री सिस्टम, कोई भी बैंक का सिस्टम, स्टेट बैंक हो गया या कोई भी बैंक हो गया, इसमें दो तरह के आपके पास, ये प्रोजेक्ट दो तरह के हिस्सों में डिवाइड होता है। एक वो जो बिल्कुल सेंसिटिव डाटा जिसमें हो, सही है, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग मेरे डेटाबेस का स्कीमा हो और मेरे यूजर्स की सारी लिस्ट पड़ी हो, सारा डॉक्यूमेंट। हमने तो ये भी सीखा है ना कि अगर मुझे एआई से अच्छे से बात करनी है तो मुझे कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा एआई को। बट कभी किसी ने ये सोचा है कि अगर मैं मीज़ान बैंक में काम कर रहा हूँ उसकी एप्लीकेशन पे, या अगर मैं डिफेंस मिलिट्री सिस्टम की एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ, तो वहाँ कितनी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो हद से ज़्यादा सेंसिटिव होगी, हद से ज़्यादा। जैसे सपोज अगर पाक आर्मी की कोई एप्लीकेशन है, अगर उसमें इस टाइप की कोई इंफॉर्मेशन स्टोर है कि भाई अगर खुदा ना खास्ता कोई अटैक करे तो किस तरह उसको जवाब देना है, अगर इस टाइप की इंफॉर्मेशन है, तो क्या इतनी ज़्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मैं अपने एआई को प्रोवाइड कर सकता हूँ या नहीं? सही है ना? एज अ डेवलपर अगर आपको ये टास्क मिले, ज़रूर मैं तो एक बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि एआई या डिफेंस, सॉरी आर्मी या डिफेंस सिस्टम या स्टेट बैंक। हो सकता है आपका कोई ऐसा यूजर भी आ जाए जो कहे यार इस टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। जैसे प्राइम एग्जांपल है आपकी .env की फाइल, उसमें सपोज करें अगर आपकी ओपन एआई की की रखी हुई है जिसमें महंगे से महंगा मॉडल चल रहा है, आपको आप उससे बहुत एक्सटेंसिव काम ले रहे हैं, अगर इस टाइप की फाइल या इस टाइप के फोल्डर्स जहाँ पे आपका एक्सट्रीम सेंसिटिव डाटा रखा हुआ है, देन आप लोग क्या करेंगे? तो ये क्रिटिकल थिंकिंग ही आप लोगों ने करनी है। या आपकी अगर कोई ऐसी लिस्ट है, डेटाबेस है, जहाँ पे आपके यूजर्स का डाटा रखा हुआ है, आपके क्लाइंट्स का, अगर वो आपके किसी कॉम्पिटिटर के हाथ में लग गया, फिर क्या होगा? क्योंकि ऐसा होता है ना कि भाई लोग अपने क्लाइंट्स जो है वो छुपा के रखते, बताते नहीं है। अगर इस टाइप की इंफॉर्मेशन अगर आप एआई को दे रहे हैं तो क्या सबसे पहले दे सकते हैं, और अगर दे सकते तो किस हद तक दे सकते हैं और कैसे? तो ये सारी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो आपको करनी है। अभी जो बात हुई ना 1 घंटे पहले कि एआई नेटिव का मतलब यह है अब कोडिंग करेगा एआई, आप करोगे थिंकिंग और मैनेजमेंट। तो थिंकिंग और मैनेजमेंट आपकी इस लेवल तक भी जा सकती है किसी प्रोजेक्ट में, जहाँ पे डेवलपर को या जो भी प्रोजेक्ट ओनर हो उसको अपना सेंसिटिव डाटा एआई को नहीं देना हो, लेकिन डेवलपर ये भी चाहता है कि भाई मैं एआई इंटीग्रेट करूँ। अब इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में क्या होगा? यही क्रिटिकल थिंकिंग आपको करनी है। सही है? अब हम इसी स्लाइड्स को फॉलो कर रहे हैं, जो भी हमने अभी रोड मैप डिस्कस किया, टूल्स डिस्कस किए कि भाई एम आई टू लेट, द क्वेश्चन यू आर आस्किंग जो आप लोग पूछते हैं कि क्या हम डेवलपर एज अ फ्री हो गए? तो भाई नहीं, फ्री नहीं हुए। एज आप तो बिगनर है, शायद अगर आपकी अगर सब वैसे है तो नहीं, अगर जॉब नहीं भी बनती, आप कोई रास्ता नहीं है इस इंडस्ट्री में आपके लिए, तो चले आप क्विट कर सकते हैं।
लेकिन वो जो 10 साल का एक्सपीरियंस डेवलपर है, जिसकी रोजी रोटी यही है, 10 साल उसने यही किया, उसने सोचा था कि टिल द लास्ट ब्रेथ में यही करूंगा, वो क्या करेगा? तो फिर सारी वही बात है कि AI इज योर टूल, नॉट द रिप्लेसमेंट। ठीक है जी। अब हम आते हैं जेमिनी CLI के ऊपर। जेमिनी CLI के लिए आपके पास एक वेबसाइट है GeminiCLI.com। क्या वेबसाइट है भैया? GeminiCLI.com। Gemini CLI इंस्टॉलेशन, सही है। गो टू GeminiCLI.com, सही है। यहाँ पे आप आ गए, सही है। जैसे ही आप आएंगे आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। आपके पास दो चीज़ है, एक एक्सटेंशन, ये VS कोड में भी इंस्टॉल हो जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आपके पास एक चीज़ आएगी ऊपर दूसरे नंबर पे, डॉक्स। आप डॉक्स में आएंगे। अब जैसे ही डॉक्स में आएंगे ये आपके पास ओपन हो जाएगा। जो स्क्रीन मेरे पास है वो आपके पास भी आ चुकी होगी, सही है। यहाँ सब चीज़ें, इंट्रोडक्शन, आर्किटेक्चर ओवरव्यू, कंट्रीब्यूशन गाइड, जेमिनी CLI क्विक स्टार्ट, जेमिनी CLI क्विक स्टार्ट। यानी आपने जैसे इस पे क्लिक किया जेमिनी CLI क्विक स्टार्ट पे आए, आपको यहाँ से इंस्टॉलेशन की गाइडेंस मिलेगी। आप गेट स्टार्टेड विद जेमिनी CLI पे, और यहाँ पे आप इंस्टॉल वाले सेक्शन पे आए, सही है। आप यहाँ इंस्टॉल वाले सेक्शन पे आए, सॉरी, इंस्टॉल पे आए। और जैसे ही आप इंस्टॉल पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आपके पास एक कमांड होगी, सॉरी, npm install -g @google/gemini-CLI। इस कमांड को जैसे ही आप कॉपी करेंगे, कॉपी करके अपने टर्मिनल में CMD में आप इसको पेस्ट करना। मैंने इसको लिखा CMD, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, तो शायद, अच्छा, ये आपसे जब आप इसको जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे ना, तो ये आपसे कुछ ऑथेंटिकेशन के तरीके मांगेगा। डू ऑथेंटिकेशन या डू लॉगिन। अब लॉगिन किस तरह करेंगे? आपके पास लॉगिन करने के भी 3 तरीके, या तो आप अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लें, या तो आप अपनी जेमिनी API की से लॉगिन कर लें। आपके पास ऑफकोर्स सबके पास यहाँ गूगल अकाउंट होगा, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, आप गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लें, आपका जेमिनी चल पड़ेगा। दूसरी चीज आपके पास होगी जेमिनी API की, ये भी ऑफकोर्स फ्री है, ये तो हमने देख लिया Q3 में एक्सटेंसिवली। तो आप जेमिनी की API की से इंस्टॉलेशन करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। तीसरी एक चीज आएगी 2.3 वर्टेक्स AI, आप इससे इंस्टॉल करना, लॉगिन करना चाहे इससे भी कर लें। मैं रिकमेंड करूंगा इन शुरू के 2 तरीकों से आप लॉगिन करें, क्योंकि वर्टेक्स AI तो मैंने भी कभी इससे लॉगिन नहीं किया, सही है। तो आई वुड रिकमेंड दीज 2 ways टू ऑथेंटिकेट योरसेल्फ टू जेमिनी CLI। जैसे ही आप ये कमांड चलाएंगे आपके पास एक वर्जन जेमिनी CLI का इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने कमांड चलाई, मेरे पास ऑलरेडी हुआ है, तो शायद जल्दी हो जाए या मे भी ना हो। आपके पास ये 2-4 मिनट इंस्टॉलेशन के कंज्यूम करेगा, सही है। जैसे आपने इंस्टॉलेशन चलाई, अभी मैं इसको रोक देता हूँ, टर्मिनेट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी हुआ है, सही है। अच्छा, इसको इंस्टॉल करने के 2 तरीके, जब ये कमांड लिखी ना, तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है, npm install -g। अब ये -g का क्या मतलब है? ग्लोबली। ग्लोबल का क्या मतलब है? जब आप जेमिनी CLI को इंस्टॉल करेंगे ना, तो वो आपके पूरे के पूरे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि फिर हो सकता है आप कंफ्यूज हो कि भाई मैं अगर D ड्राइव में हूँ तो वो D ड्राइव में क्यों काम नहीं कर रहा। ये जेमिनी CLI को जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। एक तरीका दूसरा ये कि आप इसको विदाउट ग्लोबल के हाइफन के इंस्टॉल करें। अब जब आप इसको ग्लोबल के हाइफन के बगैर इंस्टॉल करेंगे ना,
तो आपने ये देखा है कि जब भी हम npm या Node.js पे काम करते हैं तो वो एक नोड मॉड्यूल्स बना देता है। क्या बना देता है? नोड मॉड्यूल्स। सी ड्राइव में मेरे पास वो ग्लोबली रखा हुआ है। अच्छा, जब ग्लोबली आप इसको इंस्टॉल करेंगे ना तो आपके पास इंस्टॉलेशन कहाँ होगी? सी ड्राइव में आप आए, मोस्ट प्रोबेबली सी ड्राइव में ही होगी। यूजर्स में आप आएंगे और यूजर्स में आने के बाद आपका जो भी नाम है, मेरा नाम अली है, इस सिस्टम का नाम मैंने ये रखा है तो मैं अली में आऊंगा और यहां आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम जूम पर है। ये मेरे पास सबसे पहला जो मैंने हाईलाइट की, सबसे पहला बॉक्स, फर्स्ट लाइन में फर्स्ट बॉक्स डॉट जेमिनी। आपको शायद बहुत छोटा है तो नजर नहीं आ रहा होगा। डॉट जेमिनी का एक फोल्डर बना हुआ है, इसका मतलब ये इंस्टॉल हो गया है। कुछ आसान हो रही है, फिर हम कंटिन्यू करें। और लॉगिन के कुछ मेथड्स मांगेगा, जिसमें लॉगिन के क्या क्या मेथड्स हैं? गूगल अकाउंट, जेमिनी एपीआई की और वर्टेक्स एआई। जब आप उसको लॉगिन कर देंगे तो वो आपको ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल का एक मैसेज देगा और नीचे 3 ऑप्शन होंगे कि जेमिनी कोड असिस्ट, जेमिनी सीएलआई और एक और ऑप्शन है क्लाउड कोड विद जेमिनी कोड असिस्ट। तो ये 3 ऑप्शन है। आप नॉर्मली फिर टर्मिनल पे अपने आ जाइएगा। सही है। जब इंस्टॉलेशन आपकी पूरी हो जाए तो आप सिंपली लिखेंगे, जहां पे इंस्टॉलेशन में वहीं पे आप लिखेंगे जेमिनी, सिंपल। ये जो मैं लिख रहा हूं सेम चीज डॉक्यूमेंटेशन में भी है। सबसे पहले इंस्टॉलेशन कमांड, दूसरी चीज जेमिनी। जैसे ही मैंने जेमिनी लिखा तो अब मेरे पास जेमिनी एक्टिव हो जाएगा। ये देखिए, ये मेरे पास जेमिनी इंस्टॉल भी हो गया। जब मैंने इंस्टॉल किया तो उसको npm install -g की कमांड से उसको इंस्टॉल किया। आपकी मर्जी, आप उसको ग्लोबली इंस्टॉल करें या प्रोजेक्ट वाइज इंस्टॉल करें। जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो आप जो है वो जेमिनी लिखेंगे सिंपली इस तरह, तो आपके पास ये अप एंड रनिंग हो जाएगा। सही है। और यहाँ पे देखें क्या कह रही है, यूजिंग gemini.md5, यानी ये सारी चीजें जो है वो अपने md से पढ़ता है। सही है। अब आप यहाँ पे आके index.html बनाएं, style.css बनाएं, या पूरा का पूरा जो है वो Next.js का प्रोजेक्ट बनाएं और वहां पे अपना काम स्टार्ट करें। दैट्स अप टू यू। एक चीज जो आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इस पॉइंट पे आ गए हैं, जेमिनी भी इंस्टॉल कर लिया है और चीज़ें पढ़नी भी स्टार्ट कर दी है, चीज़ें बनाना भी स्टार्ट कर दी है। एक चीज़ जो आप शायद यहाँ फेस करें वो ये कि जेमिनी सीएलआई है ना, थोड़ा से आपको परेशान करेगा क्योंकि वो कंजर्वेटिव है। वो परेशान क्या करेगा? मे बी वो आपको फाइल रीड करने में या फाइल राइट करने में जो है वो बार बार आपसे परमिशन मांगे। सही है। आप क्या करेंगे कि अब क्योंकि जेमिनी सीएलआई है इस तरह का थोड़ा सा कंजर्वेटिव, मैं फिर रिकमेंड करूंगा आप में से अगर कोई क्लाउड कोड यूज करना चाहता है वो क्लाउड कोड से काम करें, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्लाउड कोड के रिजल्ट्स में और जेमिनी सीएलआई के रिजल्ट्स में। सही है। तो यहाँ पे ये चीज इंस्टॉल मेरे पास हो गई। सही है। तो ये जेमिनी सीएलआई की इंस्टॉलेशन थी। अब हम आते हैं दोबारा से अपनी स्लाइड्स पे कि वो स्लाइड्स हमें क्या बता रहे हैं। अच्छा जी, अब होगा क्या इंस्टॉलेशन के बाद? अब जो है वो आपका काम क्या है, इसका फायदा क्या है? आप में से काफी लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि भाई एजेंट्स का एक्सेस तो हमारे कर्सर में भी था, हमारे विंडसर्फ में भी था, ये जो है वो हमारे VS कोड में भी था। क्या डिफरेंस है या क्या एडिशन है इसको अपने CLI में इंस्टॉल करने का?
अब इसको CLI में इंस्टॉल करने का फ़ायदा ये है कि वो सारे फ़ायदे आपको इसमें भी मिलेंगे जो ऑलरेडी आपको जेमिनी या कर्सर में, विंडसर्फ में या VS कोड में मिल रहे थे। वो कहीं नहीं जा रहे, वो भी वहीं है। आप अगर इसको किसी प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में इंस्टॉल करेंगे, उसके पास आपके सारे कोड बेस का एक्सेस होगा, वैसे ही जैसे दूसरी चीज़ों का एक्सेस था। एक और एड ऑन ये है कि इसके पास आपके सिस्टम का भी जो है वो एक्सेस होगा। क्या होगा? आपके सिस्टम की डायरेक्टरीज का, पार्टीशंस का, फाइल्स का भी आप इसके पास एक्सेस जो है वो होगा। तो ये जेमिनी CLI को इंस्टॉल करने का तरीका। अब हम देखते हैं ये जो नीचे एक इनपुट बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? अपने कमांड लिखा करेंगे। मैंने लिखा / तो देखें ये इतनी सारी चीज़ें मेरे पास आ गई। अबाउट, तो ये क्या करेगा? मुझे वर्जन बता देगा। ये बता दिया इसने मुझे। मैंने जैसे लिखा अबाउट का मतलब जेमिनी CLI के बारे में मुझे बताओ, तो इसने बता दिया भाई कि अबाउट जेमिनी CLI वर्जन मेरा ये है, मॉडल में ऑटो यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो अपना मॉडल भी डिफाइन कर सकता हूँ। मैं ऑथेंटिकेटेड हूँ, तो ये बता रहा है कि ऑथ मैटर ऑथ, सही है। फिर मैं यहाँ आया और भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, ऑथेंटिकेशन, चेंज ऑथेंटिकेशन। आपको अगर अपना ऑथेंटिकेशन मेथड चेंज करना है, जेमिनी API की से करना है, आपने पहले गूगल क्लाउड से किया हुआ था, आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर कोई बग है इस मॉडल में तो आप बग रिपोर्ट कर सकते हो। एक चीज़ जो आप फेस करोगे और शायद काफ़ी लोग कर भी रहे, आप लोगों को ये बात बताई गई थी और आप लोगों को ये बात पता भी है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेटलेस होते हैं। क्या होते हैं? स्टेटलेस। आप शायद यहाँ पे इस चीज़ को फेस करो कि आप अगर उसको कुछ बात बोल रहे हो तो वो आगे जाके भूल जाता है। सही है, वो आगे जाके भूल जाता है। तो आपके पास यहाँ दो मेथड है इस चीज़ को याद रखने के कि भाई सपोज पहले आपने उसको सब बता दिया, अगले प्रॉम्प्ट में गए वो सब भूल गया। आपने यहाँ पे लिखा चैट या कन्वर्सेशन, चैट ही करते हैं, कन्वर्सेशन आई थिंक क्लाउड में करते हैं, सही है। यहाँ देखें, जैसे ही मैंने चैट लिखा तो मेरे पास क्या आ गया? चैट से रिलेटेड सारे ऑप्शन आ गए कि भाई चैट लिस्ट कर दो, यानी प्रीवियस चैट्स जो भी मैंने लिस्ट की हुई होगी वो आ जाएंगी। सेव करो, यानी एक नई चैट बना के दो मुझे। रिज्यूम करो, मैंने काम किया, जेमिनी CLI बंद कर दिया, दोबारा मैं आऊँगा, रिज्यूम उसी काम से मैं अपने कर लूँगा। डिलीट करना है, शेयर करना है किसी के साथ, ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले से ही है ना, जैसे जेमिनी CLI स्टार्ट करो, आप /chat लिखो और सेव का यहाँ पे काम, सेव से काम शुरू करो। आप क्या नाम लिख दो और यहाँ पे जब जो भी नाम लिखोगे ऑफ कोर्स आपको एक नाम उस सेव मेथड का प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ लिख दिया फर्स्ट क्लास ऑफ जेमिनी CLI। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो देखें इसने यहाँ क्या लिखा है? नो कन्वर्सेशन फाउंड टू सेव। अच्छा, /चैट में आ जाता हूँ मैं और लिस्ट करता हूँ लिस्ट। और जब मैं लिस्ट करूँगा तो जाहिर सी बात है जो चीज़ मुझे लिस्ट करवानी है उसका नाम मुझे शायद यहाँ देना पड़ेगा। तो देखिए ये वहाँ पर मुझे जो है वो लेकर आ गया, सही है। तो ये थी जेमिनी CLI की स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्टॉलेशन, सही है। अब आपने क्या करना है, सही है। अब आपका ये टास्क है कि सबसे पहले आप लोग जो है वो इसके साथ खेलना शुरू करें। वो आप किस तरह खेलेंगे? आप एक स्क्रीनशॉट लें किसी भी वेबसाइट का, अपने हैकाथॉन का लें, दुनिया की किसी भी वेबसाइट का लें, कैनवा का लें, जो भी है। आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया और उस स्क्रीनशॉट को आप ड्रैग करेंगे ना, आपने वो स्क्रीनशॉट सेव कर दिया, सही है। जब वो स्क्रीनशॉट सेव किया तो आपका ये टास्क है कि आप उसको ड्रैग करेंगे, जैसे कोई भी फाइल ड्रैग करते हैं ना, जैसे ये मेरी फाइल है, इस तरह मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ये मैंने इसको ड्रैग किया और मैंने रख दिया जेमिनी CLI। अब जेमिनी CLI को कहें कि भाई इस स्क्रीनशॉट का मुझे सिंपल index.html में
और style.css में कोड लिख के दो। सही है। अब मैं आपको यहाँ पे जो मैंने बोला है वो लिख के भी देता हूँ। स्क्रीनशॉट मैं खुद अपनी रिपोजिटरी में चले जो मैं कोड अभी सब कमिट करूंगा ना उसमें लिख दूंगा। आपने क्या करना है, आपका ये होमवर्क है। होमवर्क आपका क्या है कि आपने सबसे पहले जेमिनी CLI को इंस्टॉल करना है। दूसरी चीज आपने क्या करनी है, /chat सेव और जो भी इसका नाम है। सही है। तीसरी चीज आपने क्या करनी है, अभी कोई जाए नहीं, सुकून से बैठ जाओ। तीसरी चीज आपने क्या करनी है, मैं एक स्क्रीनशॉट आपको खुद प्रोवाइड कर दूंगा, वो आपने अटैच किया इस जेमिनी CLI के साथ। सही है। अब उस जेमिनी CLI का उस स्क्रीनशॉट देके आप छोटा सा स्क्रीनशॉट, कोई बहुत बड़ी वेबसाइट का 4-5 पेजेस का नहीं, सिर्फ एक हीरो सेक्शन का जो मैं प्रोवाइड करूंगा वही आप उसको प्रोवाइड करें। सही है। लैंडिंग पेज का भी छोटा सा चंक, ताकि आपको पता चले कि जेमिनी CLI या कोई भी AI काम कैसे करता है। सही है। डिस्कॉर्ड पे सब एक्टिव रहिएगा, मैं भी हूं और एक हमारी स्टूडेंट फाकिया नूर, बगैर मेरे बोले वो स्टूडेंट्स के मसले को हल कर रही होती है, तो डिस्कॉर्ड मसला नहीं है, आपको हमारा जवाब मिल जाएगा। सही है। आपने क्या करना है, कोई भी मसला है, सबसे पहले तो जेमिनी CLI अब तो खुद चल के आपके टर्मिनल पे आ गया। आपको समझ नहीं आए उसी से पूछ ले कि भाई अगर तुम ये मसला बता रहे हो अपने साथ तो अब तुम ही इसका हल बताओ। अभी जो आपका सवाल था ना प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग कहाँ अप्लाई करें, अब वो टाइम आ गया कि आप उसको अप्लाई करना शुरू। आपने ये काम किया, प्रोवाइड जेमिनी CLI द स्क्रीनशॉट, आपने उसको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया। अब जब स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया ना, अब जो आपने पढ़ा है प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, उसको चंक्स में ब्रेक करके जो आपने रूल्स अभी तक पढ़े हैं, अब आपका फुल टेस्ट है इसको यूज करना है कि भाई प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम क्या है, चंक्स में के एक स्क्रीनशॉट कन्वर्ट करना है कोड में। सिंपल, आपकी मर्जी, आप index.html बनाए या आपकी मर्जी आप Next.js का प्रोजेक्ट बनाए, टोटली अप टू यू। आपने index.html इसको दिया या style.css दिया। अब जब आप उसको, और आपने ये भी पढ़ा है कि एक साथ AI को कभी भी ये वैग प्रॉम्प्ट ना दो कि भाई मुझे ये स्क्रीनशॉट कन्वर्ट करके दो, वरना तो वो अपना भी दिमाग चला लेगा। सपोज आपके बटन का साइज है 32 पिक्सल्स, उसकी हाइट है, उसने 12 पिक्सल्स कर दी। ये सारा एंड टू एंड आपका अब टेस्ट होगा। अभी जितनी भी प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग आपने पढ़ी ना, बड़े से प्रॉब्लम्स को चंक्स में ब्रेक करो, आइट्रेट कर करके प्रॉम्प्ट बताओ, AI को बताओ कि करना क्या है बनिस्बत इसके के क्या नहीं करना है। अब ये सारी चीजें आपकी टेस्ट होंगी। चाहिए। अब होमवर्क कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता दी। अब कोडिंग, अब AI ड्रिवन डेवलपमेंट आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप जब अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहीं से AI आपके टर्मिनल में इंटीग्रेट है। किस तरह काम करें, जो आपको रेपोजिटरी से हम इतने टाइम पढ़ रहे थे, या जो हमारी क्लास की रेपोजिटरी है जिसमें सब मैंने कमिट करके पुश किया हुआ है, उसको अपने बराबर में खोल लें, एक बार उसका रिवीजन करें, या साइड बाय साइड प्रॉम्प्ट देने से पहले एक नजर वहां रख ले, फिर अगला प्रॉम्प्ट दिया फिर एक नजर वहां रख ली। इस तरह चंक्स में ब्रेक करके अपने प्रोजेक्ट को बना। आपका होमवर्क ये है कि स्क्रीनशॉट जो मैं आपको एक डिजाइन प्रोवाइड करूंगा, तो आपको उसको कोड में कन्वर्ट करना है। फिर जब आप उसकी फर्स्ट आइट्रेशन, फर्स्ट रिजल्ट देखेंगे ना, आपको लगेगा कि स्क्रीनशॉट और रिजल्ट में जमीन आसमान का डिफरेंस है। अब उस डिफरेंस को एज ए डेवलपर, जो अभी हमने 2 घंटे पहले बात की, AI ड्रिवन डेवलपमेंट, कि आप AI को बताओगे करना क्या है। AI को कैसे बताओगे करना क्या है, प्रॉम्प्ट के थ्रू। और प्रॉम्प्ट के थ्रू जब वो आपको कोड लिखकर दे तो आप उसको रिव्यू करोगे। रिव्यू कौन करेगा, जिसको खुद HTML, CSS या Next.js आती हो। अभी के केस में तो हमारा होमवर्क यही है ना, उसको ये चीज आती हो। सपोज उस हेडिंग का फॉन्ट साइज या हेडिंग का साइज उस स्क्रीनशॉट में 60 पिक्सल है, जेमिनी CLI ने उसको 30 किया, तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए ना कि फॉन्ट साइज में इशू आ रहा है, तो CSS आपको आती है।
फॉन्ट फैमिली अगर उसमें XYZ है स्क्रीनशॉट में जेमिनाई ने अलग ही फॉन्ट फैमिली लगा दी, तो आपको ये आना चाहिए ना कि जेमिनाई में किस तरह ये चीज़ अप्लाई होती है या CSS में। HTML आपको पता है कि भाई हेडिंग है H1 में आएगा, पैराग्राफ है P में आएगा, लिस्ट है UL LI में आएगा। तो ये तो अभी छोटा सा बेयर मिनिमम HTML CSS का प्रोजेक्ट है। अभी आपको HTML CSS आती है, वो टेस्ट नहीं है। टेस्ट क्या है आपका? जेमिनाई CLI से खेलना और प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को अब अप्लाई करना शुरू करना। मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा और एक गूगल फॉर्म भी होगा जिसमें आपको वो उसकी गिटहब रेपोजिटरी बना के उसको पुश करना। सही है। अब आपको भी पता चलेगा कौन कौन से ऐसे प्रॉम्प्ट्स है जो मेरे काम के, उसको भी अलग से एक नोटपैड की फाइल में या अपने गूगल ड्राइव में स्टोर करके रख लेना। तो आपकी बहुत सी अभी थिंकिंग खुलेगी। वो चीज कहते हैं ना कि भाई आप हो पढ़ तो रहे हो, समझ भी आ रहा है, लेकिन जब खुद उस स्विमिंग पूल में कूदते हो ना, फिर समझ में आता है क्या पढ़ा था, और फिर आपकी नॉलेज टेस्ट होती है। तो होमवर्क करना, लिंक्डइन पे लाजमी पोस्ट करना है जो आज क्लास में पढ़ा है, और होमवर्क जो करोगे उसका स्क्रीनशॉट लेके भी पोस्ट करोगे। सही है। और कोशिश करें आप लोग ट्विटर पे भी आना। सही है। आपके 3 काम है जो आज पढ़ा, इंस्टॉलेशन, स्क्रीनशॉट वाला होमवर्क, उसको सबमिट कराना है, चौथा उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करना है। इतनी बड़ी आवाम है। और जब पोस्ट करो उसका लिंक कॉपी करो, डिस्कॉर्ड पे भेजो। जैसे जैसे लोग उसको डिस्कॉर्ड पे देखें सब जाके लाइक करें। आइडिया किसी को नहीं है लिंक्डइन पे कैसे पोस्ट करते हैं, पहले थोड़ा वेट कर लो, आपके दूसरे क्लास फेलोज उसको पोस्ट करते हैं, वहां से आइडिया ले लो। कॉपी पेस्ट नहीं करना, वहां से आइडिया ले लेना। अपने नेटवर्क्स बढ़ाओ, अपने काम करने का तरीका चेंज करो, अपनी थिंकिंग बिजनेस वाली लाओ। कोडिंग अब आपके लिए बहुत आसान हो गई। और फिर आप ये नोट करोगे ये सब करने के बाद कि जो काम मैं हैकाथॉन बना के 2 महीने में किया, जाहिर सी बात है एक चीज बन गई तो पूरा हैकाथॉन भी बनेगा, फिर API भी लगेगी, सब हो जाएगा। फिर आप एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखोगे। और ये एक गेटिंग स्टार्टेड है, एक वॉक अराउंड है सिर्फ स्टार्ट करने का। जो आपका मेन गोल है वो अगले 10 दिन में, आज संडे, अगले संडे के बाद अगले ट्यूसडे वेडनेसडे तक, ये जो परसों है वो नहीं, उसके बाद आपका ये एक बड़ा गोल, एक मोटिव होना चाहिए कि भाई मैंने एक जो अपना हैकाथॉन 1 साल पहले खुद से बनाया था, अब मैंने AI से बनवाया है, और बेयर मिनिमम खुद उसने ज्यादा फंक्शनलिटीज प्रोवाइड की है। तो ये सारी चीजें आपको खुलेंगी, समझ में आएंगी। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।